हाँ बैकअप एंड रिकवरी कंसेप्ट लास्ट में देख रहे थे हम। अच्छा, हमने एक चीज डिस्कस की थी, मल्टीप्लेक्सिंग कंट्रोल फाइल। इसमें कोई इश्यूज हैं तो क्वेश्चंस करें, नहीं तो आगे चलो। थोड़ा सा नहीं, आप मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन करें, आपको क्या नहीं समझ आया। अच्छा, हाँ जी, नहीं आप देखें, आपका काम ये होना चाहिए लेक्चर सुने और क्वेश्चंस लिख लें अपनी नोटबुक में, और फिर मुझसे आगे क्वेश्चंस करें, क्योंकि इस तरीके से अब कंप्लीट रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि फिर हर चीज मतलब वो फिर आपको फिर भी नहीं समझ आएगा, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि यार मुझे समझ क्या नहीं आया। आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप कभी भी मैं आपको चीजें क्लियर नहीं कर सकूंगा। हाँ जी, कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग क्लियर है आपको? 1 बाय 1 सबसे पूछ लेते हैं। क्यों जी, आपसे नहीं, लेकिन क्लास में तो थे लास्ट टाइम आप, तो क्लास में नहीं समझे। अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफ करते ताकि सबको पता चले क्या है कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग और क्यों की जाती है, फायदा क्या है इसका, नुकसानात क्या हैं इसके। पढ़ेंगे नहीं तो काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, आप बताएं, थे आप लास्ट क्लास में? हाँ जी, बताएं जी, क्या होता है जी कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग, क्या होती है और क्यों की जाती है? जी जी, वही उसी में हमने कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग की थी। दो तरह की बैकअप है सर, एक फिजिकल। नहीं, वो बैकअप के तो बारे में पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कंट्रोल फाइल, ये स्लाइड पढ़ेगा, ये स्लाइड की हेडिंग क्या है? आप बताएं। इसलिए सर दो आपने बैकअप रखने के लिए सर दो उसको पास देंगे हम उसमें जाके दो जगह बेस का बैकअप रख सकते हैं, एक फाइल का सर डेटाबेस के सर। कौन सी फाइल? ई फाइल का, एसपी फाइल का, पासवर्ड फाइल का, किसका? डेटाबेस के सर। नहीं, डेटाबेस में बहुत सारी फाइलें होती हैं। आप बताएं जी, जो कंट्रोल फाइल्स होती हैं कि मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, क्या फायदा है, क्यों रखते हैं? डेटाबेस फेलियर के वक्त, डेटाबेस फेलियर के वक्त? सॉरी, आप बताएं। खास करके कि मुझे थोड़ा सा इससे अंदाजा हुआ कि बैकअप के तौर पर रखते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, एक जगह से अगर ठीक डाटा है। लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से रिकवर करना। ओके, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ हाँ, आप बताएं। ये कंट्रोल फाइल में डेटाबेस ओपन करने के लिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी टेबल स्पेशल की। तो अगर ये किसी वजह से करप्ट हो जाए या हम यूज कर लें तो हमारे पास ये काफी होनी चाहिए उसके लिए। गुड। देखें, अगर आपके सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक लैन कार्ड हो और वो लैन कार्ड खराब हो जाए, क्या करेंगे आप? आपके सिस्टम नेटवर्क पे आ जाएगा? नहीं आएगा ना, चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आपके जो हाई एंड सर्वर्स होते हैं उनमें मल्टीपल लैन कार्ड्स पहले से लगे होते हैं, एक खराब हो जाए तो दूसरा यूज कर लें, ऐसा ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि किसी भी एक चीज की मल्टीपल कॉपीज रखना अपने पास, ठीक है। अब वो जो लैन कार्ड है, वो जो लैन कार्ड की मैंने एग्जांपल आपको दी है, वो एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन है। उनमें क्या होता है कि आपका एक लैन कार्ड एक्टिव है, वो खराब हो गया, दूसरे पे आप केबल लगा लिया आपने, उसको आईपी दे दिया, वो चलना शुरू हो गया, उसको ऑफ कर दिया आपने, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपकी जो रिंग होती है, तो आपने कहा था कि अगर एक डाउन होती है तो दूसरी भी डाउन है। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, इसी को डिस्कस करते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, एक चीज होती है, इसको, इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। एक चीज होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होगी आपके कैरियर में, हर जगह यूज होगी, आपको इसका पता होना चाहिए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आपका फेलियर हो जाए किसी एक सिंगल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। लेट्स से आपने क्लस्टरिंग की हुई है जी, मशीनें ली हुई है, क्लस्टरिंग की हुई है, स्टोरेज लेवल पे क्लस्टरिंग की हुई है, लेकिन आपकी मशीन में आपका जो वेब सर्वर उसमें लैन कार्ड ही एक है, वो डाउन हो गया, आपकी एनवायरमेंट सारी चल रही है लेकिन एंड यूजर्स को अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। दिस इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर।
यानी कि आप कोशिश ये करें कि किसी एक चीज के फेल होने की वजह से आपकी पूरी इन्वायरमेंट अनअवेलेबल ना हो जाए। उससे बचने के लिए आप मल्टीप्लेक्स करके रखते हैं चीजों को, डुप्लीकेट करके रखते हैं या मिरर करके रखते हैं आप चीजों को। क्लियर है? डुप्लीकेट, मिरर या मल्टीप्लेक्स करके रखते हैं। अब ये जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है ना, या जो डुप्लीकेट करने का ऑप्शन होता है, ये एक्टिव एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव पैसिव भी हो सकता है। जैसे लैन कार्ड की अगर आप ऑप्शन लें तो एक्टिव पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव एक्टिव भी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं आप। यही हिसाब ओरेकल की फाइल्स का है। ओरेकल की कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेटाबेस में एक ही कंट्रोल फाइल हो, लेट्स से आपकी कंट्रोल फाइल है, एक ही डेटाबेस में कंट्रोल फाइल पड़ी हुई है जी U01 पे, और डाटा के नाम से फोल्डर है, उसमें कंट्रोल 01.ctl के नाम से फाइल है। अब ये फाइल आपकी करप्ट होगी, डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे, नहीं स्टार्ट होगी, नो माउंट स्टेज पे जाके रुक जाएगी। ठीक है? अब अगर आपके पास आपने ये किया होता कि एक फाइल U01 पे रख दें, एक फाइल U02 पे रख दें, या किसी भी और माउंट पॉइंट पे रख दें, जो कि फिजिकली भी और हाँ, सर ये नो माउंट पे रुकेगी या माउंट पॉइंट? नो माउंट से माउंट पे जाते हुए कंट्रोल फाइल चाहिए होती है, जाएगी नहीं, वो नो माउंट पे रुक जाएगी। लेट्स आपके पास 2 कंट्रोल फाइल होती। अब अगर ये करप्ट हो जाती तो एटलीस्ट आपके पास ये अवेलेबल थी, आप सिंपली क्या करते हैं। लेकिन ओरेकल में ये है कि कंट्रोल फाइल्स जितनी भी आपने उस पाथ में, उसके पाथ में दी हों, उसमें पैरामीटर फाइल के अंदर, वो सारी कंट्रोल फाइल्स को रीड राइट मोड में ओपन करता है। एक भी अनअवेलेबल हो जाए तो डेटाबेस ओपन नहीं करता। अब उसका सोल्यूशन क्या होता है? लेट्स से आपके पास 2 कंट्रोल फाइल थी और ये दोनों पाथ सेट हुए थे आपकी पैरामीटर फाइल के अंदर, कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से पैरामीटर है। इसमें आपने दोनों पाथ ही सेट किए हुए, U01 वाला भी और U02 वाला भी। ये U01 वाला जो माउंट पॉइंट है, इस पे जो फाइल है ये करप्ट होगी किसी वजह से। तो जैसे आप डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे तो एरर दे देगी कि ये फाइल नहीं मिली। हालांकि ये दूसरी फाइल सही है, पड़ी हुई है, लेकिन उसको वो फाइल नहीं मिली, वो एरर दे देगा। रीजन क्या है एरर देने की? कि वो आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचाएगी। अगर वो आपको इस पे एरर ना दे और आपकी डेटाबेस चल पड़े, ओपन हो जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा मेरी कंट्रोल फाइल करप्ट हुई है कि नहीं। बाद में हो सकता है कि इस बार दूसरी भी हो जाए, फिर उस वक्त पता चले जी सारी कंट्रोल फाइल ही करप्ट हो गई आपकी। तो उसका सोल्यूशन फिर क्या होगा कि इस फाइल को आप डिलीट कर देंगे और ये जो दूसरी कंट्रोल फाइल है जो कि सही है, उसको कॉपी करके उसी की जगह पेस्ट कर देंगे और डेटाबेस स्टार्ट कर देंगे। फौरन से आपका सोल्यूशन, यानी कि विद इन नो टाइम आपका डेटाबेस दोबारा से अप हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक ही कंट्रोल फाइल होती है और वो करप्ट हो जाती तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं था, फिर या तो बैकअप रीस्टोर करना पड़ता, फिर या फिर कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करनी पड़ती। उसमें भी चांसेस थे कि डेटाबेस अगर कंसिस्टेंट डाउन नहीं हुई और आपकी रिडू लॉग फाइल्स भी करप्ट हो गई हैं, तो फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी और बैकअप रिस्टोरेशन की तरफ ही जाना पड़ता फिर आपको। तो ये समझ आ गई आपको कि इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए आप जिन जिन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें। अब ये करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपकी डेटाबेस में जी लेट्स से एक ही कंट्रोल फाइल है, अगर आप वो कंट्रोल अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से एक पैरामीटर होता है, उसमें एक ही कंट्रोल फाइल का नाम और पाथ दिया हुआ है। ठीक है? अब आपने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है और याद रखिएगा कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एटलीस्ट 2 कंट्रोल फाइल जरूर होनी चाहिए आपके पास। अगर एक कंट्रोल फाइल है तो फिर बहुत बड़े रिस्क पे आप। ठीक है, बैकअप होता है कंट्रोल फाइल का, लेकिन उस केस में भी आपका डेटा लॉस होता है। हाँ, माउंट पॉइंट भी डिफरेंट होने चाहिए। हमारी जो है एक ही माउंट पॉइंट, एक यूएस फाइल। वो कल बता रहे थे, वो कहते हैं और यार किस जगह पे रखी है, कहते हैं एक ही माउंट पॉइंट। हाँ, ताकि वो करप्ट हो तो फिर आपका सब कुछ ही जाए। ठीक है? नहीं, वैसे भी आपका अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखे तो आपको फिर भी फायदा नहीं है। इसलिए नहीं फायदा कि आप फिजिकल बैकअप ले ही नहीं रहे, आप ले लॉजिकल बैकअप रहे। इन एनी केस अगर आपकी एक फाइल डिलीट हो जाती है या कोई भी एक क्रिटिकल फाइल डिलीट हो जाती है, आपकी डेटाबेस तो गई। आपको तो नई डेटाबेस क्रिएट करके दोबारा से डाटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमारा डीआर कॉपी है ना, तो प्रोडक्शन को फॉर्मेट करके पूरा नई सिरे से तैयार किया। हाँ, तो ये तो अभी तो हो रहा है। हाँ, तो अगर आपके पास फिजिकल बैकअप होता तो आप सिंपली रीस्टोर लगाते हैं, मिसिंग फाइल या सारी फाइल्स ही रीस्टोर कर लेते हैं आप। एनवायरनमेंट है ना, कल्चर जो हमारा है, इसमें अभी मेरे 3 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, लेकिन कल्चर कभी रिकवर का बहुत कम हुआ है जब से मैं आया हूँ। हमारे यही होता है कि फॉर्मेट करके नहीं, फॉर्मेट करके नहीं। अब तक डीआर आप हुई है तो उसका बेसिकली अब डीआर होगी, उसके लिए कोई साइट नहीं है। अब वो समझे वो इसका सिंगल पॉइंट रियली सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर वो गई तो फिर हाँ, फिर तो आपका क्या डेटा, फिर तो डेटा गया आपका। दिस इज वेरी क्रिटिकल। मतलब ये चीजें जो ना, ये दिस इज ये आपकी लैग करती हैं आपकी चीजें मैनेजमेंट में। हाँ,
ठीक है। टीपीए साइड पे भी फ्लॉ है ना, हाँ, बहुत बड़ा flaw। मैनेजमेंट को अगर फ्लॉ मतलब नहीं पता है चीज का, टीपीए की जो ड्यूटी बनती है ना कि वो बताया कि मतलब ये नहीं, मैनेजमेंट को आइडिया तो होना चाहिए। ये आप देखें, आपका सीटीओ है या आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, टेबल स्पेस की डिफिनेशन का नहीं पता तो फिर क्या करें? तो फिर तो आप चीज़ें कभी भी चीज़ें नहीं, देखिए चीज़ें खुद कभी भी ठीक नहीं होती, इन्फोर्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब तक इन्फोर्स ना किया जाए हमेशा आगे से रेजिस्टेंस आती है। ठीक है, वो बंदा जो है ना, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं किसी टेक्नोलॉजी को आने देने में, ठीक है, कि काम करने में। ठीक है, बड़े बड़े लोग रिलक्टेंट होते हैं और उनको इन्फोर्स करना पड़ता है आपको, अदरवाइज चीज़ें नहीं होती। तो जब तक आपके सीनियर्स, ये बहुत बड़ा इशू है, और आपके सीनियर्स को नहीं पता तो आपके लिए एक नेमत भी है, लेकिन वो उससे बड़ी रहमत भी है। ठीक है, नेमत तो है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन रहमत ये है कि कभी इशू हो गया तो फिर आप फंस जाएंगे। आपने बताया कि हाँ हमने सर ऑर्डर इम्प्लीमेंट की, लोग इस पे आई ना, लेवल भी चलते हैं। हाँ फिर डायरेक्टर को बीच में डाला, डायरेक्टर ने कहा जो ऑर्डर का एंट्री नहीं करेगा वो फायर है, अगर सारे ऑर्डर हाँ, ऐसे यू हैव टू डू इट। ओके जी, कंट्रोल फाइल की अगर आपने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, फ्लैट से आपकी डेटाबेस में एक ही कंट्रोल फाइल है और ये पैरामीटर सेट हुआ है, आप चाहते हैं आपके डेटाबेस में 2 कंट्रोल फाइल्स हो, समझ आ रही है जी आपको? अच्छा जी, अब ये बड़ा काम खराब है यार, ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आप लोग तो जाके पढ़ते नहीं, इसको हाथे नहीं लगाते आप। वीडियो तो वाकई मुझे बंद कर देनी चाहिए ताकि आप यहीं पे कंसिस्टेंटली इसको सुने, समझें और घर जाके पढ़ें। अच्छा जी, लेट्स से आप चाहते हैं कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग हो, तो आप सिंपली ये करें कि इस पैरामीटर को एक तो चेंज करें, और ये स्टैटिक पैरामीटर है। स्टैटिक से क्या मुराद है? डीबी बाउंस करनी पड़ेगी, डीबी बाउंस करनी पड़ेगी, रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहते हैं आपके डेटाबेस में 2 कंट्रोल फाइल हों, तो पहले तो आप ये करें कि लेट्स से आप डेटाबेस को, सबसे पहला काम ये करें कि डेटाबेस को शट डाउन करें प्रॉपर तरीके से। फिर आप एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को कॉपी करें, कॉपी पेस्ट एंड रीनेम। सर लोकेशन डिफरेंट सेम में निकल सकती है। एक नाम नहीं दे सकते? नहीं। अच्छा, आप क्या करें, एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल को करें कॉपी, जहां पे आपने इसको, लेट्स आपके पास एक लोकेशन है U02 या वही लोकेशन है, तब भी आप इसको पेस्ट करें और उसका नाम चेंज कर दें। लेट्स आप इसको कर दें control02.cd। सर आपके दोनों माउंट पॉइंट सेम फिजिकल डिस्क पे होते हैं, तो मैं इसको बता रहा हूं। हाँ, फिर फायदा नहीं। इंटरप्शन की सूरत में फायदा है। हाँ करप्ट होगी जरूर। हाँ बिल्कुल, ये वो फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन है आपको बस। अच्छा, कॉपी पेस्ट एंड रीनेम करें एग्जिस्टिंग कंट्रोल फाइल, फिर आप ये पैरामीटर अपडेट करें। इसको किस स्टेट पे अपडेट करेंगे? नो माउंट पे जाओ। हाँ, वो डेटाबेस ओपन कर दे, फिर अपडेट किया तो फिर वो, हाँ नहीं, वो लेट से चली गई। अगर आपने पैरामीटर भी अपडेट नहीं किया, आपने डेटाबेस सिंपली डाउन की और आपके डेटाबेस में एक ही कंट्रोल फाइल का पाथ दिया हुआ है, आपने डेटाबेस डाउन की, कंट्रोल फाइल कॉपी की, पेस्ट किया और डेटाबेस स्टार्टअप कर दी और ओपन कर दी, और फिर पैरामीटर चेंज किया और आपने दोनों फाइल्स के पाथ दे दिए, फिर डेटाबेस डाउन करके आपकी अब ये कंट्रोल फाइल डिफरेंट है और ये कंट्रोल फाइल डिफरेंट है, क्योंकि डेटाबेस स्टार्ट सिर्फ इससे हुई थी, इस पे चेक पॉइंट नंबर कुछ और हो गया, इस पे चेक पॉइंट नंबर पुराना है, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा कॉपियां रखेंगे ना तो मिररिंग होगी और परफॉर्मेंस इशू आएगा। हाँ। इस तरह एक बार की स्थिति में अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम ऐसा प्रोसीजर है कि ऑफ पीक आवर्स में हम खुद ही इसकी मतलब इसका बैकअप बनाते जाए, लेकिन इसको अगर डिफाइन ना करें, SP फाइल में उसको डिफाइन ना करें, हम खुद ही रखते जाए, लेकिन जब अगर हमें जरूरत पड़ती खुदा ना खास्ता ऐसे टाइम में क्रैश हो जाता है, बैकअप आपका यूज नहीं होगा। ऑप्शन फायदे का नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो इसमें जो हाँ चेक चेंजेस, नंबर और डेटा फाइल हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेंज उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं, उसको फिर रिकवरी आपके पास आर्काइव होनी चाहिए। स्टेज कहाँ पे हाँ, आर्काइव उसके बाद की आर्काइव उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये हम करके देखेंगे, नेक्स्ट बुक के अंदर ये सारा कुछ है, ठीक है, ये करके देखेंगे कंट्रोल फाइल की रिकवरी कैसे करती है। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल फाइल देखें, आपकी कंट्रोल फाइल में ना SCN नंबर्स होते हैं, जिनको कहते हैं चेक पॉइंट नंबर या चेक पॉइंट SCN कहते हैं जिनको। लेट से चेक पॉइंट SCN 100 है आपकी एक कंट्रोल फाइल में, तो 1 सेकंड के बाद हो सकता है 110 हो, 2 सेकंड के बाद हो सकता है 150 हो, ठीक है। इस तरीके से अपडेट हर वक्त अपडेट हो रही होती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कंट्रोल फाइल का जो बैकअप लिया उस पर उस वक्त का SCN है, उसके बाद 1, 2, 4, 5 सेकंड के बाद वो कंट्रोल फाइल कहाँ से कहाँ चलेगी क्या, उसके बाद अगर वो चेंजेस हो जाती हैं और आपके पास रीडू नहीं है, एक भी रीडू मिसिंग है, तो फिर वो कंट्रोल फाइल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगा आपकी।
आपने अब मुझे ये बताएं, अब ये सारा जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बताया जी, कंट्रोल फाइल्स का पैरामीटर चेंज करें, अपडेट करें, ये किस स्टेज पे करना चाहिए? अब ये सारे स्टेप्स देखने के बाद पहले इसको जरा देखिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें ना एसपी फाइल में उसको पाथ डिफाइन करें और उसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं, DB में रीस्टार्ट करें तो मतलब उसमें पाथ डिफाइन होगा और अगर पाथ हमने डिफाइन कर दिया और कॉपी नहीं की तो वो नो वन पॉइंट तक आके उधर भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पहले से भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब बाउंस करेंगे तो वो दोनों पैरामीटर फाइल चेक करेगा और अगर तो दोनों में चेक पॉइंट नंबर जो है वो सेम है तो चलना शुरू होगा। तो नो माउंट बजा के हम उसको कॉपी करके एसपी फाइल को हम एडिट करके तब हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बेस्ट सोल्यूशन बताएं इसका। मैंने कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, मेरे पास एक ही कंट्रोल फाइल है डेटाबेस के अंदर और मुझे पता है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मुझे 2 कंट्रोल फाइल रखनी है। मुझे बेस्ट पॉसिबल तरीका वे बताएं कि मुझे मैं मल्टीप्लेक्सिंग करूँ और उसमें कोई इशू ना आए मुझे। तो नो माउंट पाने बिल्कुल बिल्कुल 3 स्टेप्स क्या लेने चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? पहले शट डाउन करें, फिर कॉपी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसमें बताइएगा। शट डाउन जरूरी है क्योंकि आपने कंट्रोल फाइल कॉपी करनी है और इसका एक और कॉपी बनानी है। शट डाउन करें डेटाबेस, कॉपी करें कंट्रोल फाइल, एक और जगह पे पेस्ट करें, फिर अब डेटाबेस स्टार्टअप कर दें, यही है? इसमें कोई इशू है? हाँ, यानी कि आप डेटाबेस को नो माउंट स्टेज पे ले जाएं, कंट्रोल उसको फाइल्स का पैरामीटर चेंज करें और फिर डेटाबेस को दोबारा से और ये बाउंस करके फिर दोबारा ओपन करें। या दूसरा तरीका ये, हाँ फिर भी बाउंस करें क्योंकि कंट्रोल फाइल वो रीड हो गया ना, एसपी फाइल रीड हो गई है, एसपी फाइल रीड हो गई है ना अब इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त, इसलिए आपको डाउन करके दोबारा आप करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मेमोरी में इन्फॉर्मेशन ले गया सारी। ठीक है, अच्छा बेहतर तरीका ये है डाउन करके आप करें। ठीक है, रीस्टार्ट। अच्छा देखें, बेहतर तरीका ये है कि जब आप मल्टीप्लेक्सिंग करने जा रहे हैं तो शट डाउन से पहले पैरामीटर चेंज कर लें। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले पैरामीटर चेंज करें कंट्रोल उसको फाइल्स का, उसमें दोनों पाथ दे दें या तीनों पाथ दे दें या जिसमें पाथ देना चाह रहे हैं, उसके बाद डेटाबेस तरीके से डाउन करें प्रॉपर तरीके से। जब डाउन हो जाए कॉपी पेस्ट करें फिर आप कर दें। लेकिन कंट्रोल फाइल देखिए वो कंट्रोल फाइल को अपडेट तो करती है, लेकिन आप उस वक्त वो जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई होती ना, वो तो सिर्फ एसपी फाइल में हुई होती है, रनिंग इंस्टेंस में तो नहीं होती क्योंकि स्टैटिक पैरामीटर है। अगर चेंज भी होती है ना तो हम कॉपी उस वक्त कर रहे होते हैं जब वो रीस्टार्ट दोबारा होता है। हाँ, उस वक्त कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने अभी कॉपी नहीं की हुई, यहाँ पे आपने चेंज कर दी, लेकिन ये चेंज इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। हाँ, वो उसको देखेगा ही, वो एसपी फाइल के जाके देखेगा ही। उसको रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल, इसलिए उसको देखेगा ही। हाँ, तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले कंट्रोल फाइल का पैरामीटर चेंज करें। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है, बंदा वो क्या करता है, डाउन करता है, कॉपी पेस्ट करता है और पैरामीटर चेंज किए बगैर स्टार्टअप कर देता है। अब फिर नेक्स्ट टाइम वो जब स्टार्टअप हो जाती है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू आया, अच्छा स्टार्टअप हो जाती है, अब फिर वो हो ये तो पैरामीटर चेंज किया, फिर पैरामीटर चेंज किया, फिर दोबारा डाउन की, आपकी आप ही नहीं होती। हाँ, याद भी नहीं रहती है। हाँ नहीं, अब लेट से याद भी आ गया और आपने दोबारा चेंज कर दिया पैरामीटर, डेटाबेस डाउन की, दोबारा स्टार्टअप किया, आपने कहा जी कॉपी पेस्ट तो मैंने पहले ही किया हुआ है। अब वो स्टार्टअप करेंगे, अब वो स्टार्ट ही नहीं होगी डेटाबेस। क्यों? दोनों कंट्रोल फाइल आपस में कंसिस्टेंट ही नहीं, मैच ही नहीं, आपको पता पकड़ ही नहीं सकेंगे यार कौन सी सही है कौन सी नहीं, ठीक है, आपको पता समझ ही नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि पहले कंट्रोल फाइल का पैरामीटर चेंज करें, डेटाबेस शट डाउन करें, कॉपी पेस्ट करें, फिर स्टार्टअप कर दें उसको। ठीक है, फिर ये दोनों कंकरेंटली यूज होना शुरू हो जाएंगे, दोनों अपडेट होंगी, दोनों में एक सेम इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, करते हैं कि हम ये कंट्रोल फाइल ईएसएम पे रखें, दूसरी जहां मर्जी, मैंने भी ऐसे किया। ठीक है, जहां मर्जी रखें आप, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन क्लस्टर के केस में ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे दोनों नोड्स को एक्सेसिबल हो या सारी नोड्स को एक्सेसिबल हो। मीन तो क्लस्टर फाइल सिस्टम पे होनी चाहिए, वो CFS हो गया है ऐसा मतलब। ठीक है जी, तो इसमें हमें अच्छी खासी डिस्कशन हमने कर लिया, इसमें अब इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग है क्या और कैसे करते हैं। ठीक है ना, ओके जी। अच्छा, इस चैप्टर में ना हम देख रहे हैं रिकवरी कैसे, हमने फ्लैश रिकवरी एरिया सेट किया था लास्ट टाइम, किया था ना हमने, उसमें कोई इशूज नहीं है आपको। कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगर हैं तो अभी भी क्वेश्चन कर लें। ठीक है, मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और ये डेली रूटीन में आपका वास्ता पड़ेगा इनसे। ठीक है, ओके। देन रीडू लॉग फाइल्स को भी मल्टीप्लेक्स किया जा सकता है, शायद मेरे सामने हम ये पहले भी डिस्कस करते आए हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसका। ठीक है, यस, ग्रुप, बिल्कुल मेंबर्स को करते हैं। आपका देखें, आपके रीडू लॉग जो फाइल्स हैं वो एक्चुअली फाइल्स नहीं होती हैं, वो एक ग्रुप की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप 1 है, उसमें मिनिमम 1 मेंबर हो सकता है और मैक्सिमम
आप जितने बेस्ट 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप वो पैरामीटर को चेंज कर लें। तो मिनिमम जो होना चाहिए वो ये है कि आप हर ग्रुप के अंदर 2 मेंबर्स रखें। वो दोनों मेंबर्स एक ही साइज के होंगे और आइडियली ये दोनों मेंबर्स डिफरेंट लोकेशंस पे फिर फिजिकल डिस्क पे होनी चाहिए। परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से भी बचेंगे आप, ठीक है। ग्रुप 2 है, इसमें भी 2 मेंबर्स हैं। ग्रुप 3 है, इसमें भी 2 मेंबर्स। अच्छा, कंट्रोल फाइल में तो हमने देख लिया कि कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं। तो कंट्रोल फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है, उसका नाम चेंज करना पड़ता है, पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं, सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है। यानी कि आपको डिडलो फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग में आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता, ये ऑनलाइन ऑपरेशन है। आप सिंपली कमांड देंगे, वो नई फाइल भी बना देगा और उसको मिरर भी बना देगा उसका, ठीक है, मिररिंग शुरू कर देगा। करके देखते हैं जरा। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी डेटाबेस में कितनी कंट्रोल फाइल्स हैं और वो मल्टीप्लेक्स हैं कि नहीं है। कंट्रोल फाइल में रिव्यू होगा। सॉरी, रिडलो सर एक चीज थी, हाँ जी। तो जो हमारी आर्काइव लॉग है और जो हमारा फास्ट रिकवरी है या फ्लैश रिकवरी है, फ्लैश रिकवरी एरिया सिर्फ हमारा कमिटेड डेटा को रिवर्ट करने के लिए और डेटा को रिवर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। नहीं, इसको हम एज रिकवरी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, देखिए। हम आर्काइव लॉग कर सकते हैं। देखें, फ्लैश रिकवरी एरिया का पर्पस सिर्फ ये है कि ओरेकल 9i में ये था कि आपके पास बैकअप्स रखने के लिए आपको डायरेक्टली मैनेज करनी पड़ती थी कि किसी जगह पे बैकअप किसी जगह पे पड़े हुए हैं और आपकी क्या नाम आर्काइव्स किसी जगह पे पड़ी हुई हैं और इसके अलावा रीडू लॉग डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं। आपको मल्टीपल जगह मैनेज करनी पड़ती थी और उन जगहों, उन प्लेसेस को, उन फोल्डर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि कितनी स्पेस वो फोल्डर्स मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं एंड सो ऑन। सिंगल एक एरिया आपको ओरेकल ने दे दिया जिसको आप फ्लैश रिकवरी एरिया या फास्ट रिकवरी एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। अब उसमें आपके बाय डिफॉल्ट अगर आप बैकअप लेंगे आरमैन से, बैकअप वहां पे जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी की लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते तो आर्काइव लॉग मोड में लेके जाएंगे डेटाबेस, आपकी बाय डिफॉल्ट आर्काइव वहीं पे जाएंगी। आप इमेज कॉपी बैकअप्स लेंगे, बाय डिफॉल्ट इमेज कॉपी बैकअप्स वहीं जाएंगे। आप डेटाबेस को फ्लैशबैक मोड में रखेंगे, आपकी डेटाबेस की फ्लैशबैक लॉग्स वहां पे जाएंगी। यानी कि हर चीज आपके फ्लैश रिकवरी एरिया में जाएगी, उस पर रिटेंशन लगेगी, उस रिटेंशन के बाद वहां से खुद ही डिलीट कर दी जाएगी। और फ्लैश रिकवरी एरिया में 2 तरह के आइटम सेव हो सकते हैं। एक होते हैं ट्रांजिएंट आइटम्स जो कि फॉर द टाइम बीइंग सेव होते हैं, एक होते हैं परमानेंट आइटम्स। परमानेंट आइटम मीन्स के जैसे आप कंट्रोल फाइल है, कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग की, एक कंट्रोल फाइल आपकी किसी और लोकेशन पड़ी है, एक आपने फ्लैश रिकवरी एरिया में रख दी। और फ्लैश रिकवरी एरिया से में रख देने से ये मुराद नहीं है कि वो फ्लैश रिकवरी एरिया से वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये परमानेंट आइटम है, इस पर रिटेंशन नहीं लगेगी। आपने रीडू लॉग फाइल्स की मल्टीप्लेक्सिंग की, एक रीडू लॉग ग्रुप का एक मेंबर किसी और लोकेशन रखा, एक मेंबर आपने फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर रख दिया। जरूरी नहीं है रखें आप, लेकिन रख सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक आप फ्लैश रिकवरी एरिया में रखें। तो फ्लैश रिकवरी एरिया का पर्पज ये है कि सेंट्रल लोकेशन जहां पे आपकी सारी बैकअप रिकवरी से रिलेटेड फाइल मैनेज हो, ठीक है। और आर्काइव लॉग में तो मतलब जो यहाँ पे रीडू लॉग जो इन्फॉर्मेशन लॉग स्विच होगा तो वो सारी वहां पे, बिल्कुल वहां पे सर अभी जो इसकी बात की कि कंट्रोल फाइल बनाने में काफी स्लो हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपडेट तो नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसमें डाटा तो नहीं होता ना, डाटा तो आपकी डाटा फाइल्स में होता है, 3-4 कॉपी बनाने से कुछ हमें फेल नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपीज बनाते हैं। हाँ। बहुत कॉपीज बनाते हो तो फिर नहीं, मिनिमम देखें 2-3 कॉपीज भी मैंने देखा है। 3 कॉपीज में भी मुझे मेरी प्रोडक्शन डेटाबेस के अंदर जो कि हाईली कंकरेंट है उसमें 3 कॉपीज हैं। उसमें कंट्रोल फाइल की वजह से मुझे कभी इश्यू नहीं, क्योंकि ये देखें होती है एमबीज में फाइल है, मैक्सिमम एमबीज में चली जाती है ये फाइल। डेटाबेस क्रिएशन नहीं हो रही थी, हाँ, डेटाबेस हाँ, टेबल क्रिएशन, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी मोटी चेंज अपडेट होगी। हाँ जो वो तो मतलब अफेक्ट नहीं देखें जब भी लॉग से चक्कर होगा, चेक पॉइंट होगा, उसके बाद आपका क्या नाम है कमिट होगा, ट्रांजैक्शन बैकअप होगा, ठीक है। आपको चेंज करेंगे डेटाबेस के स्ट्रक्चर में तो वो चेंजेस वहां पे जाएंगे, अदरवाइज मतलब वो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर भी सकते हैं। अच्छा, देन है जी रीडू लॉग फाइल, जब भी हम बात कर रहे थे। रीडू लॉग फाइल के लिए आपके पास 2 व्यूज हैं। $log के नाम से एक व्यू है, इसमें आपके पास है जी, सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ग्रुप नंबर,
ओके जी, रीड लॉग फाइल्स देख रहे थे जी। रीड लॉग फाइल्स आप देख सकते हैं $log फाइल्स है, ग्रुप नंबर, कितने मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, बाइट्स का कॉलम है जिससे आपको ग्रुप का साइज पता चलेगा, MBs में मैंने कन्वर्ट कर लिया, और स्टेटस। तो मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में एक मेंबर है, हर ग्रुप का साइज 50 MB है, और इनएक्टिव, करंट और इनएक्टिव स्टेटस है इन ग्रुप्स का। तो सर फॉन्ट बड़ा कर ठीक है जी, तो स्टेटस टाइप्स नहीं होते। मैं अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर होता क्या है। क्या होता है जी रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर? जब डेटा कमिट होता है तो लॉग बफर, लॉग राइटर है, लॉग बफर से उठा के इधर यस, आपके SGA से डाटा उठा के, SGA में से लॉग बफर में से डाटा उठा के लॉग राइटर डाटा SGA में से उठा के रीड लॉग फाइल्स के अंदर राइट करता है। कौन सा डाटा? मॉडिफाइड। कमिटेड नहीं है यहाँ पे। हाँ, कमिटेड नहीं है, कमिटेड अनकमिटेड दोनों। कमिटेड इंक्लूड है इसके अंदर। हाँ, दोनों। कमिटेड तो जरूर जाएगा, अनकमिटेड डाटा भी इसमें पड़ा होगा। मॉडिफाइड लॉग राइटर कमिट होता है ना, उसके बाद में वो एक्चुअली लॉग राइटर राइट कब करता है? एवरी 3 सेकेंड। एवरी 3 सेकंड या 1/3 फुल हो जाए वो। हाँ, 3 सेकेंड। चेक पॉइंट है तो हाँ, एवरी 3 सेकेंड 1/3 फुल हो जाए, और जब कमिट अकर हो उस वक्त तो जरूर राइट करता है। यानी कि जब हाँ जी, कमिट पे ये चेक पॉइंट कमिट पे राइट करता है। कमिट पे डाटा फाइल्स में नहीं जाता। एक्चुअली आपका डाटा इसमें राइट करता है। एक्चुअली आपका डाटा फाइल्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली आपका डाटा फाइल्स में पड़ा होता है, वहां से वो रीड करके डाटाबेस बफर के HTML आ जाता है, वहां पे उसको चेंज किया जाता है। जैसे ही डाटा चेंज होता है, उस चेंज की कॉपी रीड लॉग बफर में कॉपी कर दी जाती है। रीड लॉग बफर से वो डाटा रीड लॉग फाइल्स में चला जाता है। अगर वो डाटा कमिट हुआ या नहीं हुआ, हो सकता है वो रीड लॉग बफर से रीड लॉग फाइल्स के अंदर चला जाए। ठीक है, तो आपका जितना भी चेंज्ड डाटा है, चाहे कमिटेड है चाहे नॉन कमिटेड है, वो रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर रीड लॉग फाइल्स में रखा जाता है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। सर आप यहाँ से कमिटेड और नॉन कमिटेड का मतलब दोनों पढ़ा हुआ। डेटा फाइल्स में नहीं, वो उसका देखें, वो चेंज परमानेंट। आपने एक एम्प्लॉय की सैलरी चेंज की, वो आपने जब चेंज करने की कोशिश की, वो डाटा डिस्क में था, बफर कैशे में नहीं था। वो आपका सर्वर प्रोसेस डिस्क से डाटा उठा के बफर कैशे में लाया, उस रो को लॉक किया, चेंज की सैलरी। अभी आपने कमिट नहीं किया, कमिट तो बहुत बाद की बात है। अभी आपने कमिट नहीं किया, आपने सैलरी चेंज की। जैसे वो चेंज की कॉपी रीड लॉग बफर में गई, वहां से रीड लॉग फाइल्स के अंदर चली गई। अभी आपने कमिट, आपने रोल बैक कर दिया, लेकिन रीड लॉग फाइल के अंदर वो चेंज पड़ी हुई है। ठीक है, रीड लॉग फाइल के अंदर वो चेंज पड़ी हुई है, आपने बेशक रोल बैक कर दिया, वो क्योंकि एक दफा चलेगी तो वो वहां से उसको खत्म नहीं किया जाता, बाद में ओवरराइट हो जाती है, लेकिन उसको वहां से रिमूव नहीं किया जाता। जब आप रोल बैक करने दो, कमिट करेंगे तो उसको एक नंबर दे दिया जाएगा कि ये कमिटेड डाटा है। नहीं कमिट करें SCN, नहीं कमिट करेंगे तो ऐसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, रीड लॉग फाइल्स के अंदर जो डाटा राइट किया जाता है उसको कहा जाता है, एक टेक्निकल टर्म उसके लिए यूज की जाती है, चेंज वेक्टर। चेंज वेक्टर रीड लॉग फाइल्स के अंदर या रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर चेंज वेक्टर राइट किए जाते हैं। चेंज वेक्टर क्या होता है? पुराना डाटा, नया डाटा और उसका एड्रेस। डेटा ब्लॉक। हाँ, पॉइंटर पॉइंटर कहा, कौन सा डाटा? देखिए, जब रो चेंज होती है ना, अब एक रो है उसमें 100 कॉलम है, अब 100 कॉलम में से सिर्फ आप एक कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो आपका जो रीड लॉग फाइल है उसमें क्या कौन सा डाटा जाना चाहिए? पूरी रो की कॉपी पुरानी जानी चाहिए या सिर्फ वो कॉलम है उसकी कॉपी जानी चाहिए? हाँ, ये याद रखिएगा, जब डाटा रीड होता है डिस्क से तो ब्लॉक रीड होता है, जब राइट होता है तो ब्लॉक राइट होता है। आपने बेशक ये याद रखिएगा, जब आपने एक ब्लॉक में लेट से 100 रोज है और आपने एक रो मॉडिफाई की तो क्या होगा? वो ब्लॉक रेडी हो जाएगा। जब ओरेकल राइट बैक करेगा तो वो सिर्फ रो राइट नहीं करेगा, या वो चेंज राइट नहीं करेगा डिस्क के ऊपर, जब राइट करेगा डाटा फाइल के अंदर राइट करेगा, वो पूरा ब्लॉक दोबारा से राइट करेगा। ओरेकल या तो पूरा ब्लॉक रीड करता है या पूरा ब्लॉक राइट करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक से आने से स्लो नहीं हो जाता होगा? नहीं, वो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता है। ठीक है, लेकिन ओरेकल एक रो राइट नहीं कर सकता, ओरेकल एक रो रीड नहीं कर सकता। इस पैकेज को देखते हुए अगर बड़े ब्लॉक्स अपने ब्लॉक साइज, हाँ, नहीं, ब्लॉक साइज बड़ा रखने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा आपको। हाँ, फायदा होगा। अगर अपनी छोटी चेंज उसको ज्यादा बड़ा ब्लॉक है राइट करना, नहीं, वो राइट इज नॉट एन इशू। ठीक है, क्योंकि रीड इज ज्यादा मसला रीड का होता है, राइट इज नॉट एन इशू। हाँ, यस। तो आपका अब देखें, हर कमिट पे डाटा फाइल्स में क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता कि वो पूरा ब्लॉक उसको रीड राइट करना होता है। हर कमिट पे वो राइट करना शुरू कर दे तो
परफॉर्मेंस बहुत परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाए कि पता नहीं कितने ब्लॉक्स रीड उसको राइट करने पड़े हर टाइम के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, जब एक चंक जमा हो जाता है फिर वो राइट करता है, तो एक वक्त में मिनिमम एक ब्लॉक को राइट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा राइट भी कर सकते हैं। यानी कि एक वक्त आयो की चंक ऑफ ब्लॉक्स उठाए राइट कर दिए, डंप कर दिए, एक ही आयो करनी पड़ी लेकिन ज्यादा डाटा राइट हो गया उस वक्त उसकी वजह से। तो इसलिए ओरेकल वेट करता है सफिशिएंट ब्लॉक्स डर्टी हो जाएं तब वो डाटा बफर कैशे से उठा के फाइल के अंदर राइट करे। लेकिन क्योंकि उस दौरान अगर आपका वो डाटा चेंज हो गया और कमिट हो गया, उस दौरान अगर कोई इशू हो जाता है और अभी वो डाटा फाइल्स में नहीं गया, तो उस इशू से बचने के लिए ओरेकल वो डाटा रीडू लॉग फाइल्स के अंदर राइट करता है। और रीडू लॉग फाइल्स के अंदर पूरा ब्लॉक राइट नहीं करता या पूरी रो राइट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज्ड जो आपका है कॉलम उसकी वैल्यू राइट करता है, जिसको चेंज वेक्टर कहेंगे हम। क्लियर है? ओके, तो रीडू लॉग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडू लॉग फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग, अच्छा अब जरा इनके स्टेटस से देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग पे। रीडू लॉग ग्रुप्स, रीड ऑल्सो लॉग के नाम से एक व्यू है जिसमें आपके रीडू लॉग ग्रुप्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका आर्काइव हुआ है कि नहीं हुआ, और साइज क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, इस व्यू से आपको मिलेगी। ठीक है, स्टेटसेस जो हो सकते हैं आपके रीडू लॉग ग्रुप के 3 स्टेटस हो सकते हैं, इनफैक्ट 4 स्टेटस हो सकते हैं। एक ग्रुप जो है आपका वो हो सकता है जी करंट। करंट का क्या मतलब है कि रीडू लॉग राइटर जिस पे इस वक्त राइट करे वो करंट ग्रुप है। एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है और अनयूज्ड हो सकता है। अच्छा, करंट, एक्टिव, इनएक्टिव और अनयूज्ड हो सकता है। ठीक है, करंट का मतलब है कि करंटली लॉग राइटर इस वक्त राइट कर रहा है। एक्टिव का मतलब यह है कि लेट्स से अभी आपका लॉग राइटर इस वक्त इस ग्रुप पे राइट कर रहा है, तो इसका स्टेटस क्या होगा? करंट। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये ग्रुप फिल हो गया। अच्छा, लेट्स से आप मुझे ये बताइएगा, इस ग्रुप में ये मेंबर है 100 MB का और ये मेंबर है 100 MB का, तो इस ग्रुप में कितना डाटा राइट हो सकता है? 100 MB। ठीक है, 100 MB राइट हो सकता है, क्योंकि एक फाइल में जो डाटा राइट होगा दूसरी फाइल के अंदर वो मिरर हो रहा होगा। तो ग्रुप का साइज कितना हुआ? 100 MB, क्योंकि जितना डाटा राइट हो सकेगा उतना ग्रुप का साइज। ठीक है, बाकी मिरर नहीं, ग्रुप आपको जो आप देखें, आप यहाँ पे ये जो आपको ये दिखा रहे हैं ना, अब इसमें मैं एक और फाइल भी राइट कर दूंगा ना, 100 MB की 50 MB की एक और इसमें फाइल ऐड कर दूंगा, लेकिन ग्रुप का साइज स्टिल 100 MB रहेगा। ग्रुप का सॉरी 50 MB रहेगा। ग्रुप का साइज 50 MB इसलिए रहेगा कि ग्रुप में जितना डाटा राइट किया जा सकता है वो साइज एक्चुअली ग्रुप का होता है, बाकी तो मिरर है ना। ये ग्रुप का साइज है, ये ग्रुप का साइज है। अगर मैं इसमें एक और 50 MB की फाइल ऐड करता हूँ, ग्रुप का साइज स्टिल 100 MB 50 MB रहेगा। एक और फाइल ऐड करता हूँ, स्टिल उसका 50 MB रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप टोटल आपको जो स्पेस देगा डाटा राइट करने की वो 50 MB देगा, बाकी 50 MB के वो मिरर होंगे, सारी मिररिंग हो रही है, मिररिंग होगी। 50 MB का। बाकी एक ग्रुप में जो एक मेंबर का साइज होता है वो आपके ग्रुप का साइज होता है। तो फिजिकल लेवल हाँ, फिजिकली देखेंगे तो वो हो सकता है 300 MB हो सकता है ग्रुप, उसके इसमें फाइलें हों, या 100 MB की फाइलें। लॉजिकली इसके ग्रुप का साइज 100 MB। सर आपका एक ग्रुप में 3 मेंबर है, हाँ। 50 MB का, 100 MB का, 150 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आपके एक ग्रुप में जब आप देखें, जब आप कोई ऐड करते हैं ना किसी ग्रुप के अंदर कोई मेंबर, तो उसका साइज नहीं दे सकते आप, साइज नहीं दे सकते। किसी ग्रुप के अंदर किसी को मेंबर ऐड करेंगे, साइज नहीं दे सकते। तो साइज वो जितना एग्जिस्टिंग मेंबर है उसी का साइज वो करेगा। आपके डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, ग्रुप 1 डिफरेंट साइज का, ग्रुप 2 डिफरेंट साइज का, ये हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट साइज के नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा जी। एक्टिव का मतलब ये है कि आपका ये ग्रुप फिल हुआ और आपका लॉग राइटर जंप कर गया इस ग्रुप के ऊपर, ग्रुप 2 के ऊपर। जब जंप करेगा दूसरे ग्रुप के ऊपर तो उसको क्या कहते हैं? लॉग स्विच। लॉग स्विच। लॉग स्विच के बाद क्या क्या इवेंट्स अकर होंगे? चेक पॉइंट। सर यहाँ पे सबसे पहले तो चेक पॉइंट होगा, वो इस पे डिस्कस करते हैं। चेक पॉइंट क्यों होगा? लॉग स्विच नंबर इसको असाइन होता है। इसको लॉग सीक्वेंस नंबर असाइन हो जाएगा। लेट्स से इसको था 10, इसको हो जाएगा 11, लॉग सीक्वेंस नंबर। ठीक है जी, वो डाटा इस पे राइट होना शुरू हो जाएगा। और सर आर्काइव लॉग ऑन है, हाँ, तो इसकी आर्काइविंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए लॉजिकली कि क्या क्या होगा। ठीक है, ओके। अब क्या होगा जी? अब ये ग्रुप हो जाएगा करंट, ये ग्रुप हो जाएगा एक्टिव।
ये एक्टिव क्यों होगा? एक्टिव इसलिए होगा कि जैसे लॉक स्विच अगर हुआ ना, इसमें हो सकता है कोई ऐसा डाटा पड़ा हो जो अभी डाटा फाइल्स में ना गया हो सकता है ना। वो डाटा कहाँ पे पड़ा होगा? बफर कैशे में। बफर कैशे का वो डाटा इस ग्रुप में भी पड़ा होगा। अब जब चेक पॉइंट, जब लॉक स्विच अगर होगा तो ओरेकल चेक पॉइंट इनिशिएट करेगा। चेक पॉइंट इनिशिएट करने का मतलब है कि इस ग्रुप के अंदर जितना डाटा पड़ा हुआ है और जो बफर कैशे में पड़ा है उसको उठा के फाइल्स के अंदर राइट कर देना चाहिए। यानी कि अगर इस किसी ग्रुप का स्टेटस एक्टिव हो, इसका मतलब है कि वो उस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा डाटा अभी है जो डाटा फाइल्स में नहीं गया, या वो ग्रुप आपको चाहिए रिकवरी के लिए, इंस्टेंट रिकवरी के लिए वो ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव का ये मतलब हो रहा है। एक्टिव का मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर जो डाटा है वो अभी चेक पॉइंट होके डाटा फाइल्स में नहीं गया, अभी जा रहा है। ठीक है, जब चेक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, इस ग्रुप का सारा डाटा शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इस ग्रुप का स्टेटस इनएक्टिव मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप का स्टेटस थोड़ी देर रहती है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ी देर ही रहनी चाहिए। ठीक है, और फिर तो नहीं सर पूरी की पूरा वो डाटा भी ना राइट हो, बीच में कई दफा वो राइट भी होता है। हाँ, ओके, हो सकता है कुछ डाटा, कुछ एक हो सकता है एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है 10 ट्रांजेक्शन हो सकता है पूरा ग्रुप ही हो, डिपेंड करता है। चेक पॉइंट अगर होगा तो वो तो परमिशन अपडेट कर रहा होगा ना। यस यस यस, ठीक है जी। तो एक्टिव, इनएक्टिव, और इनएक्टिव का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप है, इनएक्टिव का मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो इंस्टेंट रिकवरी के लिए नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसा डाटा नहीं है जो डाटा फाइल्स में नहीं गया, वो डाटा फाइल्स में शिफ्ट हो चुका हुआ है। वो भी जो एक्टिव के बाद स्टेटस, हाँ बिल्कुल, हाँ इनएक्टिव हो जाएगा। यस यस। अब लेट्स से लॉक स्विच अकर हुआ, लॉक स्विच अकर हो गया, इधर हो गया, ये फुल हो गया, लॉक स्विच अकर हुआ और ये लॉक राइटर इधर आ गया, और अभी इसका स्टेटस एक्टिव ही था, अभी इसका स्टेटस एक्टिव ही था, तो ये लॉग राइटर यहाँ पे वेट करेगा जब तक कि इसका स्टेटस इनएक्टिव नहीं हो जाता। सर अभी ये मतलब वो क्या है, रिकवरी के लिए फिर एक्टिव और करंट ये दोनों चाहिए होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक करप्ट हो जाए तो फिर कंप्लीट रिकवरी नहीं हो सकती, फिर इनकम्प्लीट रिकवरी, फिर डेटा लॉस होता है, फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है जी, समझ आ गई। लॉग राइटर को वेट करना पड़ेगा अगर आपके एक ग्रुप का स्टेटस एक्टिव है, यानी कि लॉग स्विच इतनी जल्दी हो रहे हैं कि वो अभी चेक पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहा। इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा कर दें। नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा कर दें। फायदा क्या होगा? उस ग्रुप की बारी देर से आएगी, वो उतनी देर में हो सकता है वो इनएक्टिव हो जाए। अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं ग्रुप रीसाइज नहीं हो सकता, फिर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ग्रुप का साइज भी बड़ा कर दें। एक तरीका ये है कि ग्रुप का साइज बड़ा कर दें, दूसरा ये है कि हम नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा कर दें। ग्रुप का साइज बड़ा कर दें। हाँ, साइज ज्यादा करने से ही होगा ना, देर से फिल होगा, वो देर से फिल होगा, लेकिन फिर वो देर से चेक पॉइंट भी करेगा, फिर वो देर से आर्काइव भी करेगा, ये भी है। फिर अच्छा, फिर भी अगर इशू सॉल्व ना हो रहा ना, तो फिर इन रीडू फाइल्स आपकी हाईली, जो आपकी हाई स्पीड की डिस्क होती हैं उन पे होनी चाहिए, यानी कि ऐसी डिस्क पे होनी चाहिए जिनमें आईओ बॉटलनेक ना हो। ये आपके रीडू ग्रुप्स, डाटा फाइल्स आप रीडू आर्काइव्स आप किसी कंट्रोल फाइल्स किसी जगह प्लेस कर सकते हैं, लेकिन रीडू फाइल्स अगर आपकी स्लो डिस्क के ऊपर है तो फिर वो बॉटलनेक है, आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अगर आपके लॉग राइटर को वेट करना पड़ गया तो सारे यूजर्स को वेट करना पड़ गया। सर ये ऐसे कोई है सॉल्यूशन के लॉग राइटर वेट ना करे? नहीं, देखिए, अब अगर वो एक्टिव ग्रुप के ऊपर ओवरराइड करना शुरू कर दे और वो डाटा भी डाटा फाइल्स में नहीं गया था, हालांकि वो डाटा बफर कैशे के अंदर पड़ा हुआ है, और उस दौरान आपकी डाटाबेस रीस्टार्ट हो जाए, अब वो बफर कैशे में से भी क्या और रीडू फाइल में ओवरराइट हो गया। मैं अगर उस वक्त आर्काइव लॉग ऑन है, ये डेटा वो स्विच कर रहा है, उसमें वो भी सर राइट करके कॉपी करेगा ना। हाँ, देखें आपके ग्रुप का स्टेटस इनएक्टिव कब मार्क होता है? एक तो उसका डाटा फाइल में शिफ्ट हो जाए और दूसरा वो आर्काइव भी हो जाए। हाँ, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो फिर वो इनएक्टिव होगा, अदरवाइज इनएक्टिव नहीं होगा। अगर वो आर्काइव नहीं हुआ, एक्टिव है। अगर वो उसका लॉक स्विच कमिट यानी उसका डाटा फाइल्स में नहीं गया, तब भी वो एक्टिव होगा। इसको रीसाइज कर सकते हो, हाँ। फास्ट डिस्क यूज करो, सॉलिड स्टेट यूज कर लो। हाँ, सॉलिड स्टेट यूज कर लें। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? अनयूज्ड अभी है। हाँ, अनयूज का मतलब है एक नया ग्रुप आप इनिशियली ऐड करेंगे तो उसका स्टेटस अनयूज होगा। वो जब लॉक स्विचेस होते रहेंगे तो फिर उसकी बारी आएगी। जब फर्स्ट टाइम यूज हो हाँ, जाएगा, पहली दफा यूज होगा तो उसका स्टेटस करंट या एक्टिव या इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पहली दफा ऐड करेंगे उस पर भी एक दफा भी राइट नहीं हुआ तो अनयूज होगा उसका स्टेटस। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि करंट और एक्टिव ग्रुप को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अब रेगुलर ग्रुप्स को ड्रॉप कर सकते हैं, मेंबर्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेंबर्स के ड्रॉप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज जिस ग्रुप में कम से कम एक मेंबर हो। आप ये नहीं कर सकते एक ग्रुप में से सारे मेंबर्स ड्रॉप कर दें। ठीक है, मेंबर्स ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, आप हाँ, जो भी नहीं रहेगा। करंट एक्टिव को भी ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, वो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा ग्रुप ड्रॉप करना हो तो उसका स्टेटस इनएक्टिव होना चाहिए। वो करने ही नहीं देगा, वो करने नहीं, एरर दे देगा। अनयूज भी हो सकता है। अनयूज भी हो सकता है, अनयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वो तो बिन खिलिंग हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, अगर आपने किसी ग्रुप के अंदर कोई मेंबर ऐड करना हो तो सिंपली करेंगे अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर
टू ग्रुप 1 मेंबर, और उसके बाद मेंबर का नाम और पाथ भी दे सकते हैं आप सिंगल कोट में, क्योंकि मैं वो यूज कर रहा हूँ ओरेकल में OMF, तो मुझे पाथ और फाइल नेम देने के लिए नहीं, नहीं, ऑल्टर डेटाबेस एंड लॉग फाइल मेंबर, हाँ नहीं पहले तो ठीक नहीं था। यहाँ पे सर ये काम होता है। हाँ यहाँ भी EM का मतलब देख लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही। अच्छा, इंटरप्राइज मैनेजर में आप सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आएंगे, इसमें आप आएंगे जीरीडोला ग्रुप्स, वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने वो वीडासन लॉग के व्यू से देखी थी, वही आपको यहाँ पे ग्राफिकली आपको सारी अवेलेबल होगी। ठीक है, ये ग्रुप्स हैं, उनका स्टेटस हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उनका साइज है, सीक्वेंस नंबर है उनका, और चेंज नंबर, कौन कौन सी SCN नंबर्स का डाटा इनमें पड़ा हुआ है। अच्छा, इस ग्रुप को एडिट करता हूँ मैं, इसमें ऐड करता हूँ मेंबर मेंबर, हाँ हमें वो ग्रुप का एटलीस्ट वो जो आपका जो है ना ASM का ग्रुप, उसका एटलीस्ट वो देना चाहिए था। ठीक है, नंबर कहाँ पे ऐड करना है, वो पाथ और नाम देने की जरूरत है, सिर्फ आप वो दें। हाँ ठीक है जी, आप देखते हैं जरा इस ग्रुप का साइज कितना है। ठीक है जी, इस ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं, लेकिन साइज स्टिल 50 MB है, और 50 MB के इसमें 2 मेंबर्स हैं, लेकिन हमें जो स्पेस अवेलेबल है वो राइट करने के लिए फिजिकली इसने 100 MB जगह ली है, लेकिन लॉजिकली ये 50 MB में स्पेस, डेटा का साइज 15। डाटा का साइज 50। सर अगर हम करंट ग्रुप में ऐड करते हैं नंबर, तो हेडिंग रिवर्स स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, उसको स्टार्ट हो जाएगा, वो मिरर कर जो ऑलरेडी सर उसके वो मिरर कर लेगा उसको, उसी वक्त सिंक कर लेंगे। सिंक कर लेगा। ठीक है जी, अच्छा, एक तो वीडासन लॉग है और एक वीडासन लॉग फाइल का व्यू, इसमें आप ले सकते हैं सिलेक्ट, क्लटर हो जाएगा। तो अगर आप इसमें फाइल्स देखना चाहें कि एक ग्रुप में कौन सी फाइल्स है कहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वीडासन लॉग फाइल से पता चलेगा आपको। वीडासन लॉग से उसमें फाइल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ठीक है, तो उसमें ग्रुप नंबर देख लें, ग्रुप नंबर आप ले लें और मेंबर ले लें, तो आपको वीडासन फाइल्स के ग्रुप का नंबर, उनके उसमें कितने मेंबर्स वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको सारी विजिबल होगी। ठीक है, ये सारा काम आप जो है इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं, मेंबर्स ऐड करना, मेंबर्स ड्रॉप करना एंड सो ऑन, ये सारे काम किए जा सकते हैं। इसको करते हैं दोबारा से स्विच लॉक कर। ठीक है जी, मैं दूसरा ग्रुप है उसको एडिट करके मेंबर ऐड करता हूँ, इंटरप्राइज मैनेजर से कर लेते हैं, ऐड करते हैं जी, ऐड और अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरे पास इस ग्रुप में 2 मेंबर हो गए, यानी ग्रुप का साइज तो सेम है। साइज सबका सेम ही होना चाहिए।
ग्रुप्स जो है ना, हाँ। ग्रुप्स का तो चेंज कर सकते चेक कर सकते हैं, लेकिन आइडियली हर ग्रुप एक ही साइज का होना चाहिए। अदरवाइज कभी लॉक स्विच एक पे जाएगा तो लॉक स्विच जल्दी करो, और अगर दूसरे पे जाएगा लॉक स्विच देर से करो। लॉक स्विच एक कंसिस्टेंट टाइम पे होने सर चाहिए। ये कहाँ पे देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? अलर्ट लॉक फाइल में आपको टाइम साथ आ रहा होता है कि ये लॉक स्विच करवा, ये लॉक स्विच करवा, ये लॉक स्विच करवा, ठीक है। लेकिन ये तो फिर डिपेंड करता है कि अगर एक साइज के ऊपर भी कोई जल्दी स्विच करेगा डाटा के हाँ लेकिन आइडियली आपका एक लॉक स्विच 10 to 15 मिनट्स के इंटरवल में होना चाहिए। इससे जल्दी होगा तो वो परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करेगा। ठीक है जी। अब मेरे पास हर ग्रुप में 2-2 मेंबर्स हो गए। मुझे देखें मेंबर्स ऐड करते हुए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कमांड दी है और उसने खुद ही एक फाइल नहीं क्रिएट कर दी। ओएस पे जाके देखूंगा वो फाइल बनी होगी। मेरे केस में ASM के ऊपर है, तो ASM में जाके जी नेमिंग खुद ही करेगा। है ना। अगर आप वो यूज कर रहे हैं OMF तो फिर वो नेमिंग खुद करेगा। अगर OMF यूज नहीं करे तो फिर फाइल का नाम और पाथ खुद देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी ये से मैगी तो नहीं लिखता वो आपका रहेगा सब। इसमें कोई इश्यूज नहीं। अभी तक हमने जो किया रीड लॉक फाइल्स हमने देख ली, इनका पर्पस देख लिया हमने, इनकी मिररिंग देख ली जिसको मल्टीप्लेक्सिंग हम कहेंगे, स्टेट्स देख ली हमने, साइज देख लिया ग्रुप्स का। अच्छा एक और चीज, ग्रुप ऐड नहीं किया। हाँ ग्रुप ऐड कर लेते हैं। जब ग्रुप का साइज चेंज करना हो तो क्या तरीका हो सकता है? अब ये लेट्स से इन ग्रुप्स का साइज में 50 MB से 100 MB करता हूँ। इंटरप्राइज मैनेज की बजाय मैं इसको ऑनलाइन से करता हूँ। मेरे पास ये ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का साइज 50 MB है, मैं 100 MB करना। पहले तो चले ग्रुप ऐड करना देख लेते हैं। थ्री है ना, ग्रुप 4 का लेते हैं। अब मैं अगर ये OMF यूज ना कर रहा होता तो मेंबर्स और सिंगल कोर्स में मेंबर का नाम और पाथ और फिर इसका साइज दे रहा होता, ठीक है। अब ये इस ग्रुप में एक ही मेंबर ऐड करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो आपने क्या नाम है OMF कितनी सेट की है। ने 2 की है उसने, 2 इसलिए किए हैं कि अब देखें उसका ग्रुप का स्टेटस अनयूज्ड आ रहा है। शो पैरामीटर करते हैं, db create file dest, db create online log dest। अच्छा वो क्या करता है, डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर आपकी डेटाबेस ASM यूज कर रही है तो डिफॉल्ट बिहेवियर ये होगा कि आपकी डेटाबेस में जब आप कोई ग्रुप ऐड करेंगे तो उस ग्रुप में 2 मेंबर्स रखेगा और बाय डिफॉल्ट 100 MB का ग्रुप का साइज रखेगा। ये सिर्फ ASM की केस मैनुअली फिर आपको खुद साइज देना पड़ेगा। मैनुअली अगर आप करेंगे साइज खुद देना पड़ेगा। इसको उम्र पता तो नहीं है तो ASM नहीं OMF से भी ताल्लुक है इसका। OMF में OMF विद ASM या OMF विद ASM करें या नॉन ASM करें, दोनों केसेस में 100 MB का एक फाइल क्रिएट करेगा या ग्रुप क्रिएट करेगा। अगर डाटा टेबल स्पेस में भी एक आप फाइल ऐड कर रहे हैं तो वो भी 100 MB की होगी, ठीक है। OMF का ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। और अगर आप रीडर ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं तो 2 मेंबर्स ऐड करेगा उसमें, तो दोनों का साइज इक्वल होगा, ठीक है। हाँ ना ठीक है। अच्छा अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज चेंज करना चाहें तो आप किसी ग्रुप का साइज चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको ड्रॉप करके नया क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लेट से करता हूँ जी अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग ग्रुप, लेकिन एक्टिव ग्रुप को और करंट ग्रुप को ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट ड्रॉप क्योंकि ये करंट है। ये ऊपर है जो अनयूज्ड लिखा हुआ है। हाँ इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा अगर अब हम 2 लाख स्विच करेंगे उसको यूज में नहीं है, उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा। लॉक से चक्कर किया, अब देखें उसका स्टेटस करंट है, इसका स्टेटस ठीक है अनयूज्ड। ग्रुप नया ऐड करते हैं। अगर आपने नया ग्रुप ऐड करना तो अल्टर, वो जो हमने ड्रॉप किया है वो क्या करना है उसकी जगह मैं करता हूँ अल्टर डेटाबेस एंड लॉग फाइल ग्रुप नंबर 3 देना है। क्या दें 2? हाँ वो एरर दे दें ऑलरेडी, ठीक है। आप नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं, 5, 6, 7 कुछ ऐड हाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब आप 3 कर दें क्योंकि 3 आपने ड्रॉप करके, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए चीज़ें। अब
आप उसका साइज, अगर आप इंडिविजुअली साइज खुद देना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली ये करेंगे, हाँ साइज की कमांड भी देंगे। जैसे मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ऐड करते हैं जी ग्रुप टेम्पलेट स्टोरेज एरिया, फाइल सिस्टम करते हैं। इसको फाइल सिस्टम करेंगे तो फाइल का नाम और पाथ पूछेगा आपसे, मैं भी ऐसे नहीं करता। यहाँ पे इसको मैं साइज करता हूँ जी, ठीक है। तो साइज का पैरामीटर है, तो उसमें आप साइज दे सकते हैं। तो वो जो ग्रुप है, आप किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज चेंज नहीं कर सकते, आप उसको ड्रॉप करके नया बना सकते हैं, उसका साइज आप अप्रोप्रिएट सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके मेंबर्स होंगे वो भी ड्रॉप हो जाएंगे, ग्रुप पूरा ड्रॉप करेंगे तो सब कुछ ही ड्रॉप हो गया ना फिर। ये सारा हम परफॉर्म कर चुके हैं। देन है जी आर्काइव। इसलिए क्वेश्चन हाँ जी, लॉग स्विच पे चेक पॉइंट क्यों करता है? क्यों जी, क्यों होता है? लॉग स्विच पे चेक पॉइंट क्यों करता है? फुल हो गया दूसरे पे स्विच हो गया, तो मतलब ये अभी कंफर्म है कि इसमें कितना डेटा कमिटेड है और अनकमिटेड है। तो जितनी 30 बार पता हो कि वो चेक पॉइंट अगर होगा तो डेटा फाइल इधर राइट करना शुरू कर देगा, ताकि मतलब स्पेस क्रिएशन होती जाए हर जगह, मतलब कमिटेड डेटा। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, आप बताएं, आप ना बोलेंगे क्यों होगा चेक पॉइंट जब लॉग से चक्कर होगा? इसलिए होगा कि अब वो जो ग्रुप है उस ग्रुप ने ओवरराइट होना है वापस आके। अब हो सकता है आपके डेटाबेस में जितने भी लॉग ग्रुप्स हैं वो कोई पता है कितनी देर में उसकी बारी आ जाए उस रेगुलर ग्रुप की। जब चेक पॉइंट टक्कर होगा तो सारा डेटा फाइल्स में नहीं जाएगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जो डाटा है वो उठा के डेटा फाइल में राइट करेगा, ताकि ये ग्रुप इनएक्टिव हो जाए और लॉग राइटर वापस आए तो उसको वेट ना करना पड़े। अगर वो ग्रुप ओवरराइट कर दिया जाए बगैर वो डाटा ट्रांसफर को देखे हुए, तो फिर हो सकता है वो ग्रुप तो आप ओवरराइट कर दें, लेकिन वो डाटा मेमोरी में पड़ा और वो मेमोरी से लॉस हो जाए, मेमोरी करप्शन हो जाए, डाटाबेस रीस्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मशीन रीस्टार्ट हो जाए, आपके वो आपका डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है तो फिर तो वो लॉस हो गया, डाटा फाइल्स में गया ही नहीं। तो इसलिए फौरन से चेक पॉइंट अकर करना शुरू कर दिया जाता है कि उस ग्रुप से रिलेटेड तो कोई भी ऐसा डाटा जो मेमोरी में पड़ा है वहां से उठा के फौरन से डिस्क पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ये ग्रुप ओवरराइट के लिए फौरन से अवेलेबल हो जाए, लॉग राइटर को वेट ना करना पड़े, इसलिए चेक पॉइंट अकर किया जाता है। अच्छा जी, आर्काइव्स चेक पॉइंट हम पैरामीटर सेट करते हैं, मतलब जितने टाइम में वो रिकवरी कर सकता है। वो तो एक चीज है ना, चेक पॉइंट को बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, सिर्फ वो पैरामीटर नहीं है। दैट चेक पॉइंट अगर होता है टाइम बेस्ड, वो जो हमने पैरामीटर सेट किया, एक टाइम बेस्ड हो सकता है, एक आपका हो सकता है 1/3 फुल हो जाए आपका डाटाबेस बफर कैशे, एक आपका लॉग स्विच अगर होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें चेक पॉइंट को ट्रिगर करती हैं, सिर्फ वो पैरामीटर नहीं है, वो दैट इज वन ऑफ द थिंग। और कोई भी हो जाए तो हाँ, कोई भी हो जाए, आपका लॉग स्विच अगर होगा तब भी चेक पॉइंट अगर होगा, आपका डाटाबेस शट डाउन करेंगे तब भी चेक पॉइंट अगर होगा, आप टेबल स्पेस को ऑफलाइन करेंगे तब चेक पॉइंट अगर होगा, बहुत सारी चीजों की वजह से चेक पॉइंट होता है। तो दैट वन ऑफ द थिंग जो हमारे कंट्रोल में है वो टाइम वाली ऑप्शन है, बाकी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट। उसमें वैसे इन्होंने टाइम दे दिया, अगर उसमें नंबर ऑफ बफर से वो सही नहीं था, नंबर ऑफ बफर हम डिफाइन कर लेते, कितने बफर फुल हो जाए, डटी हो जाए तो आपको क्या पता? हाँ, वो दूसरा ये है कि वो नंबर ऑफ बफर्स आपको नहीं पता, कि आपको फिर आपको आयो देखनी पड़ेगी कि कितनी वो टाइम में कितने बफर्स को रीड एंड राइट कर सकता है, या रोल बैक एंड रोल फॉरवर्ड कर सकता है, आपको देखना। इंस्टेंस रिकवरी को हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फिर आपको क्या पता कि वो आपने 500 बफर्स दिए हैं, वो हो सकता है 10 मिनट में रिकवर रोल फॉरवर्ड रोल बैक कर सके, तो फिर वो इसलिए मसला हो जाएगा। तो इसलिए आपका कंट्रोल में ये है कि इंस्टेंट रिकवरी आप ध्यान में रखें, तो बाकी वो खुद ही देख लेगा कि उतने टाइम में कितने कर सकते हैं। हाँ, उतने टाइम में, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, वो लोड के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, लोड ज्यादा है तो वो वैल्यू कम होगी, लोड कम है तो वो वैल्यू ज्यादा होगी। सर भी आप कहेंगे जब हम टेबल स्विच ऑफलाइन करेंगे चेक पॉइंट पे, क्वेश्चन है कि हमने एक ऑफलाइन अभी चलती हुई है, हमने टेबल स्विच ऑफलाइन करना चाहिए, हमने कमांड दी, एक तो चेक पॉइंट अगर करेंगे वो टेबल स्पेस पे सारा डाटा राइट चला जाएगा,
यूजर जो एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी टेबल को, वो मीनवाइल उसका वो अनअवेलेबल हो जाएगा, उनको एरर आना शुरू हो जाएगा। ये जब ये अपना चेक पॉइंट करके डाटा राइट का बिल को कर देगा। हाँ रन करता अभी क्यूरी की स्टेज पे है। हाँ, नहीं वो क्यूरी को नहीं देखेगा। चल रही है जो अभी उसी टेबल पे टेबल्स के ऊपर डाटा भी फेंक रही है, बल्क में आ है, वो वेट करेगा जब तक वो वेरी जैसे वो चला जाएगा ना डाटा फौरन उसको ऑफलाइन कर देगा और यूजर को डाटा अनअवेलेबल। और एक मेरी क्वेरी जा रही है वो तकरीबन समझे 10 मिनट से अपडेट कर रही है और वो मीनवाइल कोई और आके वो निकाल लगाई जाए जब तक वो सारा एक दफा उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो लॉक उसको नहीं कर सकता एक्सक्लूसिव मोड में। एक्सक्लूसिव मोड में लॉक ही तब कर सकेगा जब वो सारे यूजर्स कर लेंगे काम, कमिट कर लेंगे। लेकिन चलती हुई डेवलपर्स को ऑफलाइन कोई बड़ा टाइम वेट। हाँ, आपको अच्छा खासा टाइम वेट करना नहीं वेट नहीं करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि करना पड़े, आपको करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। वो ऑफलाइन कर देंगे तो वो फिर आपका वो सारा, लेकिन वो देखें वो चेक पॉइंट करेगा सिर्फ वो डाटा जो इस वक्त तक मॉडिफाई हो चुका है वो डाटा फाइल्स के अंदर शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे आपने ऑफलाइन कर दिया फिर वो डाटा यूजर्स को अनअवेलेबल हो जाएगा, यूजर को एरर आ जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि जिसको होल्ड नहीं किया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे शट डाउन है, इसको होल्ड नहीं किया जा सकता। शट डाउन होगा ही होगा, बेशक आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है वो रिवर्ट बैक कर देगा अगर हमें शट डाउन इमीडिएट कर फॉर एग्जांपल अगर अपडेट क्यूरी चल रही है, वैसे नॉर्मल जो सिस्टम चेक मतलब लॉग स्विच भी हो गया, चेक पॉइंट आकर हो गया और इधर अपडेट क्यूरी भी 1-2 सेकंड बाद वो खत्म हो गई, तब भी चेक पॉइंट दोबारा कर हो जाएगा। नहीं, जब कमिट करेंगे तो चेक पॉइंट तो नहीं होगा ना, बेशक आपकी ट्रांजेक्शन खत्म होगी, कमिट पे चेक पॉइंट नहीं होता। चेक पॉइंट तो वो अपने टाइम पे ही होगा या अपने आप ऑफलाइन की बात करें, हाँ फिर भी चेक पॉइंट होगा, फिर भी हाँ फिर सिर्फ उस टेबल स्पेस रिलेटेड उसको पार्सल चेक पॉइंट करना है। ये आगे पढ़ेंगे हम दोबारा इसको जाके ना चेक पॉइंट, जब हम बैकअप एंड रिकवरी ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। अच्छा, आर्काइव, आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है कि नहीं आप देख सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं, वीडास लॉग, वीडास डेटाबेस का व्यू है, आर्काइव लॉग लिस्ट की कमांड है। आर्काइव लॉग लिस्ट में डेटाबेस नो आर्काइव मोड में, नो आर्काइव का क्या मतलब है कि रेगुलर ग्रुप जितने भी हैं वो हमेशा वो राइट हो रहे हैं, उनका कोई बैकअप नहीं हो रहा, उनकी कोई कॉपी नहीं बन रही। आर्काइव लॉग मोड में डेटाबेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हाँ डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला ये है कि लोकेशन आप स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ पे आर्काइव्स आपकी बननी चाहिए। नहीं बनाते, लोकेशन नहीं बताते आप, तो बाय डिफॉल्ट फ्लैश रिकवरी एरिया, ठीक है। लोकेशन आप कितनी स्पेसिफाई कर सकते हैं? लोकेशन आप कर सकते हैं जी 30 लोकेशंस, अब 30 है, पहले 10 थी, पहले 10 थी, अब 30 लोकेशन है। और लोकेशन का जो आपके पास पैरामीटर है log अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 1, उसमें आप लोकेशन देते हैं, डेस्ट 2 भी है, डेस्ट 3 भी, एंड सो, ठीक है। तो फिर आपको ही देनी पड़ेगी। फिर अगर आप नहीं देंगे तो वो ओरेकल होम में DBS का फोल्डर है, वहाँ पे आर्काइव जाके बनना शुरू हो जाएगा। DBS विंडोज के केस में डेटाबेस होगा, चाइनीज यूनिक्स के केस में DBS होगा, जहाँ पे आपकी वो पैरामीटर फाइल SP फाइल पड़ी होती है, पासवर्ड फाइल पड़ी होती है, ठीक है जी। लोकेशन आप बताएंगे, फिर आप बताएंगे ये लोकेशन आप पैरामीटर सेट करके बताएंगे कि यहाँ पे आर्काइव जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। देन आप बताएंगे जी आर्काइव जो होगी क्रिएट होगी उसका नेम क्या होगा, नेम फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। रीडू लॉग फाइलों की जो ऑफलाइन कॉपी बनाएगा ना उस वो फाइल जब वो कॉपी करके किसी जगह फाइल बनाएगा उस फाइल का नाम क्या रखेगा वो। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरी जो आप चीज सेट करेंगे, डेटाबेस को शट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीके से, माउंट करेंगे स्टार्टअप, और फिर आप कमांड देंगे अल्टर डेटाबेस आर्काइव और अल्टर डेटाबेस ओपन। करके देखते हैं। ये देखें डेस्टिनेशन पैरामीटर है 31 है, हाँ 31, ठीक है। लॉग आर्काइव डेस्ट 1 से लेकर डेस्ट 31 तक, लेकिन एक लॉग आर्काइव डेस्ट का पैरामीटर भी है, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए है। ये पैरामीटर अगर आपने सेट कर दिया लॉग आर्काइव डेस्ट वाला, तो फिर ये इनमें से कोई पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिएगा,
तो आपने जो सेट करना है वो 1 2 3 4 में से कोई सेट करना है, ये वाला पैरामीटर आपने सेट नहीं करना। अगर 1 2 3 4 सेट करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है जी अगर हम 1 2 3 4 सेट करते हैं। हाँ, आप मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, फेल ओवर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, एक आर्काइव 2 जगह पे जा रही होती है, जो कि परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अच्छा मैं एक लोकेशन पे एक फोल्डर बनाता हूँ और वहाँ पे एक फोल्डर में चाहता हूँ यहाँ पे मेरी आर्काइव्स बने, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर सिस्टम सेट लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर डेस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू सिंगल कोट स्टार्ट लोकेशन का मैं बताता हूँ, टेस्ट स्टेट के अलग से पैरामीटर है, लोकेशन इक्वल्स टू और आपने लोकेशन दे दी, लोकेशन का कीवर्ड देना है इसमें जरूरी आपने, आप जो सबसे वो जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए जो पैरामीटर है उसमें सिंपली पाथ देना होता है, इक्वल टू और सिंपली पाथ दे दिया। डेस्ट 1 2 3 में से कोई पैरामीटर सेट करेंगे तो आपको देना पड़ेगा सिंगल कोट्स में लोकेशन का कीवर्ड और फिर इक्वल टू और फिर आप पाथ देंगे और फिर सिंगल कोट क्लोज करेंगे, और ये डायनेमिक पैरामीटर है। आप एक बार में जितनी मर्जी डेस्टिनेशन सेट कर दें। ठीक है, आपने ये किया, आपने जी टेस्ट 1 भी सेट कर दी, लॉग आर्काइव टेस्ट 1, टेस्ट 2 भी सेट कर दिया। सर मैं इस पे ऑल्टर सिस्टम सेट जस्ट 1 इक्वल टू दिस 2 इक्वल टू दिस 3 इक्वल टू दिस, हमने 2 डेस्टिनेशन सेट कर दी, एक में आपने किया जी लोकेशन इक्वल्स टू /u01/archive, दूसरा आपने किया जी लोकेशन सिंगल कोट्स में इक्वल्स टू /u02/archive। आप लोग रिमोट डेस्टिनेशन भी दे सकते हैं, डेटा कार्ड अगर आप कॉन्फ़िगर करना हो तो फिर रिमोट डेस्टिनेशन देते हैं, उसमें फिर लोकेशन नहीं देते, उसमें सर्विस देते हैं आप। ठीक है, लोकेशन का कीवर्ड नहीं देंगे, इन डेस्टिनेशन को सेट करते हुए एरर देगा आपको आर्काइव की डेस्टिनेशन सेट ही नहीं करने देगा। अच्छा, आपने 2 डेस्टिनेशन सेट की, डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में, अब लोकेशन सेट करने से आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी डेटाबेस, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ आपने पाथ सेट किया, उसके बाद आपने सारा प्रोसेस किया, डेटाबेस शटडाउन की, माउंट की, आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट किया, फिर डेटाबेस ओपन की। अब जब भी कोई लॉग से चक्कर होगा, लेट्स से रीडू लॉग ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, तो जैसे ही लॉग से चक्कर होगा, आर्काइवर एक प्रोसेस है, ये उसको रीड करेगा और इस लोकेशन पे भी आर्काइव कर लेगा और इस लोकेशन पे भी। एक आर्काइव बाय डिफॉल्ट 2 लोकेशन पे जाके आर्काइव हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपका आर्काइवर क्या करे कि पहले एक लोकेशन पे आर्काइव राइट करे, जब वो लोकेशन फुल हो जाए, लेट्स से इस लोकेशन का साइज है आपके पास, ये जो यूजर 1 है इसमें आपके पास 50 GB जगह है, यूजर 2 है इसमें आपके पास 100 GB जगह है। आप चाहते हैं जब ये 50 GB फिल हो जाए तो फिर वो लोकेशन 2 पे जंप कर जाए, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपकी आर्काइव्स की एक लोकेशन फुल हो जाए तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा डेटाबेस पे, वो आपका जो लॉग राइटर जो वेट करेगा, लॉग राइटर वेट करेगा, लॉग राइटर वेट करेगा तो फिर कौन वेट करेगा, यूजर वेट करेगा, यूजर वेट करेगा। देखिए आर्काइवर आर्काइव नहीं बना सकेगा क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगा। जब आर्काइवर एक रेगुलर फाइल की आर्काइव नहीं बना सकेगा, वो एक्टिव मार्क रहेगी, इनएक्टिव नहीं होगी। जब वो इनएक्टिव नहीं होगी तो लॉग राइटर जब वापस आएगा तो उसको उस पर वेट करना पड़ेगा। अब लॉग राइटर जब वेट करेगा तो पीछे यूजर जो डाटा चेंज करे वो चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो चेंज रीडू लॉग बफर में जाने, रीडू लॉग बफर फुल है ऑलरेडी। रीडू लॉग बफर अगर फुल हो गया तो अब यूजर रीडू लॉग बफर कैसे एम्प्टी कैसे होगा, जब लॉग राइटर वहां से डाटा उठा के रीडू लॉग फाइल के अंदर राइट करेगा। अब वो रीडू लॉग बफर फिल हो गया, कोई यूजर डाटा चेंज नहीं कर सकता, कोई यूजर डेटाबेस में लॉग इन नहीं हो सकता जब तक कि आपकी आर्काइव की लोकेशन पे, जब तक कि आर्काइव आपकी कंप्लीट ना हो जाए, लोकेशन में सफिशिएंट जगह ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं और फेल ओवर मोड में रखते हैं उनको। इनकी एक लोकेशन फिल हो जाए दूसरी लोकेशन पे तब जंप करे, और ये रेयर केसेस में होता है कि दूसरी लोकेशन पे उसको स्विच किया जाता है। हम क्या करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद आर्काइव्स का बैकअप लेते हैं और आर्काइव्स को वहां से डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये होना नहीं चाहिए। 2-3 बार ऐसा होगा कि वो डीबी रुक गई थी, हाँ रुक जाता है, बिल्कुल। तो आपके फौरन आरएमएन से हाँ बिल्कुल बैकअप लेते हैं और फिर उसको एक्चुअल लोकेशन से डिलीट करना होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको फेल ओवर मोड में 2 डेस्टिनेशन सेट कर दें। हमने सेट किया हुआ, समटाइम्स ऐसा भी होता है बैकअप फेल हो गए, कोई इशू आ गया, बैकअप नहीं हो सके,
रात को बैकअप नहीं हुआ, आप हार्ड करके तो फिर वो आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर द सेफ साइड एडिशनल लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं फेल ओवर मोड में। फिर अगर कोई बैकअप फेल हो जाए तो हम मैनुअली आके बैकअप ले लेते हैं। हाँ, दूसरी नहीं हो तो ठीक है, अगर होगी तो फिर आप फौरन से देखें कि बैकअप्स क्या क्या इशू है। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने 2 लोकेशन सेट करनी है और दोनों लोकेशन फेल ओवर मोड में सेट करनी है। ठीक है, पहली लोकेशन फेल हो तो तब दूसरी लोकेशन पे जाके आर्काइव जनरेट हो। ये आपने खुद देखना है कि कैसे करना है सेटअप। ठीक है, अदरवाइज मैं सिंपली अगर ये करूंगा ना, लॉग आर्काइव टेस्ट 1 जैसे मैंने सेट किया, टेस्ट 2 भी सेट कर दूंगा, तो ये फेल ओवर मोड में नहीं सेट होगी, ये उसमें मल्टीप्लेक्सिंग मोड में सेट होगी। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? अच्छा जी, अब जरा देखते हैं जी आपने स्टेट्स का जो पैरामीटर उसकी बात की थी। हर लॉग आर्काइव टेस्ट पैरामीटर के अगेंस्ट, लॉग आर्काइव टेस्ट 1 है तो लॉग आर्काइव टेस्ट 1 स्टेट का पैरामीटर भी होगा, लॉग आर्काइव टेस्ट स्टेट 1 का पैरामीटर। लॉग आर्काइव टेस्ट 2 है तो लॉग आर्काइव टेस्ट स्टेट 2 के नाम से भी पैरामीटर है। इसमें आप बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, वो स्टेट इनेबल होती है। अगर लेट से लॉग आर्काइव टेस्ट स्टेट 1 इनेबल है तो इसका मतलब है लॉग आर्काइव टेस्ट 1 वाला जो पैरामीटर है वो इनेबल है और उस पर लॉग राइटर अटेम्प्ट कर सकता है या आर्काइवर अटेम्प्ट कर सकता है आर्काइव जनरेट करने की। और आपका वो फॉर द टाइम बीइंग वो पर्टिकुलर लोकेशन अवेलेबल नहीं है। आप एक तरीका ये है कि उस पैरामीटर को अनसेट कर दें, दूसरा तरीका ये है कि उसको एक तो अनसेट करने के बजाय सिंपली ये करें कि लॉग आर्काइव टेस्ट स्टेट 2 को डेफर सेट कर दें या डिसेबल सेट कर दें। डेफर या डिसेबल सेट करने से क्या होगा कि ओरेकल उस पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है उस पर अटेम्प्ट नहीं करेगा आर्काइव जनरेट करने की। लेट्स से आपने 2 डेस्टिनेशन सेट की थी, U01 और U02। U01 लोकेशन या लेट्स से एक आपके पास एक माउंट पॉइंट था सिंपली /आर्काइव्स के नाम से, आपने वो सेट किया हुआ आर्काइव्स के लिए, और एक और आपके पास माउंट पॉइंट है जी आर्काइव्स 2 के नाम से। यूजुअली क्या होता है कि आपकी आर्काइव्स के लिए डेडिकेटेड माउंट पॉइंट होता है, उसमें और कोई फाइलें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आर्काइव्स होती हैं उसमें, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमने 2, मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ कि 2 माउंट पॉइंट बनाता हूँ, दोनों सिर्फ आर्काइव्स के लिए रखता हूँ, एक प्राइमरी लोकेशन और एक सेकेंडरी लोकेशन। अच्छा, लेट्स से आर्काइव का माउंट पॉइंट की इसी वजह से अनअवेलेबल है, वो डिस्क क्रैश कर गई है या डिस्क में कंसिस्टेंसीज का इशू आ गया या कोई भी मसला हो गया, तो एक तो तरीका ये है कि वो जो पैरामीटर जो इसको पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को, उसको या तो अनसेट कर दें, दूसरा तरीका ये कि उसकी जो स्टेट का पैरामीटर उसको डिसेबल सेट कर दें या डेफर सेट कर दें। डिसेबल या डेफर सेट करने से क्या होगा, ओरेकल उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा दूसरी लोकेशन पे जाके आर्काइव जनरेट करना शुरू कर देगा। समझे? इसलिए आपके पास स्टेट का पैरामीटर। सर अगर आपका एक लोकेशन अवेलेबल हो गई है, हाँ, तो आप लिमिट तो हार्ड हो जाएगी। हाँ, आपको जो ना लेट्स से लॉग आर्काइव टेस्ट 1 सेट हुआ है, आर्काइव 1 डेस्टिनेशन सेट हुई है, आर्काइव 1 डेस्टिनेशन अवेलेबल ही नहीं है, आप उसी पैरामीटर, या तो अगर एक ही पैरामीटर सेट हुआ है तो फौरन उसी पैरामीटर को चेंज करके कोई और लोकेशन उसमें दे दें। हमारे पास मल्टीपल है और मेरे स्टेट में कि 1 और 2 दोनों होंगे, तो 2 हमारा एक रिमोट थी जो माउंट कराई उसकी नेटवर्क डाउन हुआ अवेलेबल है, तो वो किसी एक अगर पे भी नहीं कर सकेगा तो लोग नहीं, हाँ, दोनों। अब जितने भी डेस्टिनेशन आप सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट सारी डेस्टिनेशन ऑप्शनल होती है, ये याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट सारी लोकेशन ऑप्शनल होती हैं। आपने 10 लोकेशन सेट कर दी, 10 की 10 लोकेशन ऑप्शनल है। ठीक है, कोई राइट हुआ तो कुछ मसला नहीं है ऑप्शनल का मतलब सारे किसी भी आर्काइव 1 पे भी नहीं राइट हुआ तो कोई मसला नहीं, आर्काइव 2 पे भी ना राइट हुआ, एक होनी चाहिए। हाँ, नहीं कोई एक भी नहीं कोई एक सेट करेंगे। हाँ, आप सेट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जरा, आपका एक पैरामीटर होता है शो पैरामीटर लॉग आर्काइव मिन सक्सीड टेस्ट, ये एक पैरामीटर होता है, बाय डिफॉल्ट 1 सेट हुआ होता है, यानी कि आपने जितनी मर्जी लोकेशन सेट की हो मिनिमम किसी एक लोकेशन पे आर्काइव जनरेट हो जानी चाहिए। हो सकता है वो 1 पे जनरेट हो सकता है वो लोकेशन 2 पे हो सकता है 3 पे हो सकता है 4 पे हो, किसी पे भी हो, कोई भी मैंडेटरी लोकेशन नहीं है। अब सर हमारी हमने 4 सेट की, हाँ, तो चारों में से किसी एक में होगी तो होगी। अब हम कैसे देखेंगे किसको, ये तो आप कंट्रोल आ जाएगा ना, कंट्रोल फाइल में लिखा होगा कि आर्काइव उसने कहाँ पे जनरेट किया, v.archive.log के व्यू से देखेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन है इस पे जरूर आर्काइव जनरेट होनी चाहिए, तो उसको आप मैंडेटरी सेट कर दें। आप वो जो अल्टर सिस्टम किया ना, यहाँ पे स्पेस देके मैंडेटरी का कीवर्ड दे दें इसमें, तो वो लोकेशन आपकी मैंडेटरी हो जाएगी, उस पर लाजमी आर्काइव जनरेट होगी, बाकी किसी जगह हो या नहीं वो रुक जाएगा। अगर या दूसरा आप ये कर दें, अगर आपने ये पैरामीटर 1 से ज्यादा कर दिया, आपने 2 कर दिया, तो आपने 4 लोकेशन स्पेसिफाई की थी, तो 4 में से किसी 2 लोकेशन पे जब तक आर्काइव जनरेट नहीं होगी
वो उसको नहीं करेगा। मैंडेटरी हम एक ही साथ रख सकते जैसे जितने मर्जी के साथ सर रजिस्ट्रेशन सेट कर चुके हैं आपने, बाद में उसको मैंडेटरी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा, ये हैं। तो इसका एक तरीका है सबको मैंडेटरी करने का, तो हाँ। यहाँ पे उसको टू जितनी है उतनी अगर यहाँ नहीं मैंडेटरी जितनी मर्जी, ये पैरामीटर और वो मैंडेटरी दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करते हैं आप। अच्छा देखें, ये अगर आप यूज करते हैं कि टू, तो सारी लोकेशन पे तरह ऑप्शनल सेट करें। ऑप्शनल से ये होगा कि ये किसी कोई दो लोकेशन उसको मिल जाएंगी, तो ये आर्काइव। जैसे अगर हम एक को मैंडेटरी कर दें हाँ। और यहाँ पे टू कर दें, नहीं, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। एक मैंडेटरी होता है, देखिए अच्छा अच्छा, हाँ हाँ लाजमी होगी हाँ, और ओके, एक का वो- ठीक है, ठीक, सही एक तो कह वो रहे जाएगा, हैं। हाँ, एक तो एक मैंडेटरी वाली हो जाएगी और फिर एक बाकियों में से कोई यानी है। हमें एक तो शोर हो जाएगी यार, हाँ, ये तो है ही है। बाकी बाकी ना मिले फिर हम किसी में यस, बिल्कुल बिल्कुल, सर मैंडेटरी के अलावा इसमें और कौन सा पैरामीटर होता है? जितने मर्जी रखते हैं, सारी रखते हैं। सारे मैंडेटरी कर दो। यार आप लॉग डेस्क में मैंडेटरी का और पैरामीटर है इसके क्या कह सकते हैं? हाँ, वही है उनके पेज पे वही आपने तो मैंने आपको दिया मैं आपसे पूछ है। रहा हूँ। वही तो मैंने आपको दिया है कि आप फेल ओवर मोड, नहीं, वही तो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि आप फेल ओवर मोड में इसको सेट करेंगे। तो और भी है अल्टरनेट का एक पैरामीटर भी है, और भी है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने वैसे बता दिया आपको, 90% तो बता दिया आपको, तो इसको देख लीजिएगा। ओके जी, तो समझ आ गई अभी तक? यहाँ के डेस्टिनेशंस की समझ आ गई कि मल्टीपल डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने मिन सक्सीड टेस्ट का पैरामीटर भी देख लिया, ऑप्शनल और मैंडेटरी भी देख लिया हमने, अल्टरनेट भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो खुद मुझे नेक्स्ट टाइम आप बताएंगे, ठीक है। सर मैंडेटरी कौन सा मैंडेटरी स्टार्ट होता है? देखें, मैंडेटरी कहाँ हो, किस में मैंडेटरी है? देखिए आपके पास लोकेशन 1 है U01, लोकेशन 2 है U02। आप चाहते हैं यूजर 1 पे आर्काइव रूल जनरेट हो, मैंडेटरी तो इसको मैंडेटरी करते हैं। ये मैंडेटरी कहाँ से बनेगी, मैंडेटरी है या नहीं है, कौन कौन सी मैंडेटरी है? हाँ, मैंडेटरी तो एक ही होगी। नहीं, जितनी भी आप ज्यादा भी रख सकते हैं, मैंडेटरी ज्यादा भी रख सकते हैं। हाँ, आप ये पैरामीटर से आपको पता चलेगा ना, ये जो आपने पैरामीटर सेट किया ना लॉग आर्काइव टेस्ट का, इसमें आप यहाँ पे मैंडेटरी का कीवर्ड देंगे, शो पैरामीटर से आपको पता चलेगा ये मैंडेटरी है। यहाँ पे आप वो शो पैरामीटर में आगे फिर दिखाएगा हमें कि- हाँ देखेगा ना, दिखाएगा आपको, ठीक है। और $, एक और व्यू है, एक $, लॉग आर्काइव डेस्क के नाम से या लॉग डेस्क के नाम से। हाँ, $, आर्काइव अंडरस्कोर डेस्क। इसमें स्टेट का एक आएगा आपके पास, स्टेटस। हाँ, स्टेटस आएगा। तो वो डेस्टिनेशन जो है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ठीक है। देखिए वैलिड और इनएक्टिव दे रहे हैं। हाँ, करंट स्टेटस दे रहे हैं, इसमें होना चाहिए जी, क्या देख लेते हैं, नेम स्पेस टारगेट आर्काइवर स्केड्यूलर डेस्टिनेशन लॉग सीक्वेंस। अच्छा, डेस्टिनेशन में तो पाथ आएगा, सीक्वेंस
delay minutes, max connection process register, fail date, log, failure mode, alternate dependency. टाइप का पैरामीटर होगा जिसे पता चलेगा कि ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। ठीक है, तो आप शो पैरामीटर करके भी देखेंगे। आप शो पैरामीटर करेंगे तो आपने वो जो पैरामीटर सेट किया होगा जिस तरीके से आपने सेट किया, देखिए मैंने यहाँ पे इसमें आगे मैंडेटरी का कीवर्ड नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शनल पैरामीटर सेट हुआ। ठीक है, जिसके आगे अच्छा अच्छा कॉलम का नाम क्या था? ठीक है, स्टेटस टाइप पब्लिक है, सबसे पहला वाला देखते हैं, वैलिड एंड पब्लिक है, नहीं मैंडेटरी नहीं आ रहा इसमें। ओके, रीओपन है, डिले है, मैक्स कनेक्शन है, प्रोसेस रजिस्टर, एरर है, अल्टरनेट डिपेंडेंसी माउंटेड, टाइप वैलिड नो, वैलिड नहीं, देख लूंगा इसको, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन कोई कॉलम होगा, अदरवाइज आप शो पैरामीटर करके जरूर देख सकते हैं कि कौन सी मैंडेटरी और कौन सी ऑप्शनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, हाँ हाँ जी बिल्कुल। एक और व्यू है, वी डजंट आर्काइव स्टेटस, इसका एक व्यू है, हो सकता है इसमें इसको देख लेते हैं। प्रोटेक्शन मोड भी हो सकता है इसमें सेट हो। नहीं, वो इनएक्टिव है, एक्टिव है। चलिए इसको मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपने सेट कर लिए पैरामीटर, फिर आपके पास एक और पैरामीटर जो कि पहले से सेट हुआ होता है, शो पैरामीटर लॉग अंडरस्कोर आर्काइव अंडरस्कोर फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप बताते हैं कि फाइल का नाम क्या होगा। जैसे आपने सेट किया जी लॉग आर्काइव फॉर्मेट आपने किया, इसमें आपके पास डिफरेंट वो वाइल्ड कार्ड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इसका नाम यूनिक नाम हर दफा जनरेट कर सकते हैं। लेट से आपने किया जी लॉग अंडरस्कोर, और ये स्टैटिक पैरामीटर है, आर्काइव अंडरस्कोर फॉर्मेट। लेट से आप चाहते हैं आपके आर्काइव का नाम हो, शुरू में लिखा हुआ है ARC % S डॉट लॉग, तो आर्काइव का नाम क्या होगा? आर्काइव %S आपने किया, S का मतलब सीक्वेंस नंबर लेट से 1 है तो 01 आएगा, डॉट लॉग आएगा। आर्काइव 02 डॉट लॉग आ जाएगा। आर्काइव लेट से सीक्वेंस नंबर 10 है तो 10 डॉट लॉग आ जाएगा। ठीक है, हाँ लॉग S% मीन्स के लॉग सीक्वेंस नंबर। अच्छा, देन आप मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं इसमें। बाइट वर्ल्ड ये सेट हुआ होता है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं होती। %T का मतलब है थ्रेड नंबर का मतलब होता है कि आपका पूरे रीडुला ग्रुप्स जो हैं, जितने भी हैं आपके जितने भी रीडुला ग्रुप्स हैं, वो एक थ्रेड कहलाते हैं। एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में थ्रेड नंबर हमेशा 1 होगा। अगर रैक डेटाबेस है तो हर इंस्टेंस के अपने रीडुला ग्रुप्स होते हैं, ये याद रखिएगा। वो शेयर्ड लोकेशन पे होते हैं लेकिन हर इंस्टेंस के अपने रीडुला ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपके पास रैक इन्वायरमेंट है, रैक का मतलब है कि आपके पास 2 इंस्टेंसेज हैं जो कि कंकरेंट एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। ये आपका स्टोरेज है, ये आपका नोड 1 है, या आपकी नोड 2 है। डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स सबकी सेम होंगी, लेकिन इसके रीडुला ग्रुप्स अपने होंगे, इसके रीडुला ग्रुप्स अपने होंगे, वो होंगे शेयर्ड लोकेशन के ऊपर। सर लेकिन वो रिकवरी के लिए सारे चाहिए होंगे? सारे चाहिए होंगे, क्योंकि डेटा फाइल यस सारे चाहिए होंगे।
आधी चेंजेस हो सकता है एक में हो, आधी चेंजेस दूसरों में हो, तो दोनों के रीड थ्रेड्स ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। तो एक का थ्रेड 1 होगा और दूसरे का थ्रेड 2 होगा। तो एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में हमेशा थ्रेड 1 ही होगा। ये भी है कि एक ग्रुप का हमें एक्टिव फाइल चाहिए और एक ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दोनों फाइल नहीं होंगी। दोनों नहीं, दोनों मतलब फाइल एक रिकवरी के लिए हाँ हो सकता है उसका भी switch बिल्कुल है, हो। बिल्कुल यू आर राइट ऐसे ही होगा। ठीक है जी। टी से थ्रेड नंबर आएगा एंड एस से लॉग सीक्वेंस नंबर आएगा, आर से रीसेट लॉग नंबर आएगा। रीसेट लॉग नंबर ये होता है कि डेटाबेस की एक इनकारनेशन होती है, एक डेटाबेस की आईडी होती है। आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसको आईडी दे देती है, वो कभी भी डेटाबेस की आईडी चेंज नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप डेटाबेस की इनकम्प्लीट रिकवरी नहीं करते। समझ लें ये डेटाबेस की एक समझ लें कि एक वर्जन नंबर है। डेटाबेस की वर्जनिंग होती है कि डेटाबेस एक पर्टिकुलर वर्जन पे चल रही है। जैसे आप रीसेट लॉग करेंगे नए सिरे से, समझ लें कि नई डेटाबेस आपने क्रिएट की, उसका वर्जन नंबर चेंज हो जाएगा। ये आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब आप इनकम्प्लीट रिकवरी को करेंगे। ठीक है, तो रीसेट लॉग नंबर आपके केस में कभी चेंज नहीं होगा जब तक कि आप डेटाबेस को इनकम्प्लीट रिकवरी ना करें। और थ्रेड नंबर कभी चेंज नहीं होगा अगर वो सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस है। लॉग सीक्वेंस नंबर इस केस में हमेशा चेंज होगा। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। अब हम डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट करते हैं। शट डाउन करता हूँ मैं डेटाबेस को, इमीडिएट करके आप करेंगे। अगर आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट डाउन नहीं हुई और आपने स्टार्टअप माउंट करके आर्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग किया तो आपको एरर देगा। अगर आपकी डेटाबेस प्रॉपर डाउन नहीं हुई यानी कि कंसिस्टेंट डाउन नहीं हुई और आपने स्टार्टअप माउंट किया और फिर उसको अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग किया तो वो आपको एरर देगा कि डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं है, आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसको पहले एक दफा ओपन करेंगे, कंसिस्टेंट हो जाए, फिर प्रॉपर तरीके से डाउन करेंगे, फिर माउंट करेंगे, अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेरी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट होगी। अब आर्काइव्स कैसे जनरेट होंगी, कब जनरेट होंगे, स्विच चेकर होगा। तो आप मैनुअली लॉग से चेकर कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास कोई आर्काइव जनरेट हुई है नहीं। ये जो लॉग हमारी होंगी अगर लॉग इसका जो है साइज होगा वो हमारे जो ग्रुप होगा हाँ जी, जितना उसमें डाटा होगा उस हिसाब से। लेकिन अच्छा सर अगर हम इनके पहले स्विच कर दें तभी उतना एक्वायर नहीं उतना नहीं, जितना एक्चुअली डाटा है ना उतना ही उस फाइल का साइज में। अगर डाटा 1 MB है तो 1 MB बनेगी, 50 MB तो 50। अगर वो ऑटो स्विच करें फिर वो फिर वो फिल होगा, फिर होगा। ठीक है, ये देखें एक आर्काइव बनी है, उसमें ये थ्रेड नंबर उसमें 1 दिया है, लॉग सीक्वेंस नंबर 24 दिया और रीसेट लॉग नंबर ये दिया है। एक वो लॉग से चेकर करता है, नहीं थ्रेड हमेशा 1 रहेगा, 25 हो जाएगा। थ्रेड नंबर 1 है, लॉग सीक्वेंस नंबर 25 हो गया है, ये रीसेट लॉग नंबर। अच्छा अभी जल्दी के इसका साइज बहुत छोटा है। हाँ बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब जैसे जैसे लॉग से चेकर होंगे उस तरीके से, अगर आप वो जब ग्रुप फिल हो रहा है फिर होगा तो फिर ग्रुप सारा सबका साइज तकरीबन सेम नहीं होगा। ये सर ये इंक्रीमेंटल इसको कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल। हाँ, ये इंक्रीमेंटल बैकअप भी इसको कह सकते हैं। आपने लास्ट टाइम फुल बैकअप लिया, उसके बाद ये सारी आर्काइव्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपके पास लास्ट फुल बैकअप की सारी चेंजेस आपके पास हैं, वो इंक्रीमेंटल आर्काइव्स की फॉर्म है, इनको इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं। और इनके अंदर सर डाटा ब्लॉक्स है बेसिकली, ब्लॉक्स नहीं, जो कॉलम चेंज हुआ है उस कॉलम की वैल्यू और उसकी रो आईडी, पूरा ब्लॉक इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ लेट से एक ब्लॉक में 100 रोज थी, आपने 10 रोज चेंज की, उन 10 रोज में भी सिर्फ एक कॉलम चेंज किया, सिर्फ उन 10 रोज के एक कॉलम की वैल्यू उसमें आएगी, ना कि पूरी रो आएगी। हाँ, आपने कहा कि राइट करते पूरा ब्लॉक राइट करते हैं, वो डाटा फाइल में राइट करते हैं, रीडोला फाइल में राइट करते हैं, सिर्फ चेंजेस राइट करता है, सिर्फ चेंजेस, पूरा ब्लॉक नहीं। वो यानी चूंकि उसने पूरा ब्लॉक रीड किया होता है उसको बाकी हाँ पूरा ब्लॉक। यस बिल्कुल। ठीक है जी, डिटेल में सवाल इसलिए करते हैं क्लियर हो जाए। नहीं बिल्कुल जरूर, बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए आपको। ठीक है, आप यहाँ पे आए इसीलिए कि आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, अगर आप शाइनेस फील करेंगे यार कि मैं क्वेश्चंस करूंगा तो पता नहीं वो लॉजिकल क्वेश्चन होगा भी, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये इट डजंट मैटर, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। जरा सा कोई इशू आए ना आपको, जरा सी कोई कंफ्यूजन हो फोन से पूछ लें, दैट इज द बेस्ट वे। मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट्स जो क्लास में क्वेश्चंस करते हैं और वो जो क्वेश्चन नहीं करते, जो क्वेश्चंस करते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं और बहुत आगे जाते हैं बहुत जल्दी जो क्वेश्चंस नहीं करते उनके मुकाबले। जो क्वेश्चंस नहीं करते वो कभी भी नहीं सीखते, ये मैं बता दूं, क्योंकि वो शाय फील करते हैं कि यार मैं पता नहीं क्वेश्चंस करूंगा। बेशक आप शुरू में ऐसे क्वेश्चंस करें जिनका कोई सर पैर ना हो, लेकिन क्वेश्चंस तो करें, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे कभी। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग हर क्लास में होता है कि कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बाकी सारे आइडल होते हैं।
तो वो फिर आइडल जो है ना सेशन से फोर्सफुली किल हो जाते हैं, वो बड़ा इशू हो जाता है, इसलिए आइडल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत जरूरी है। मतलब अभी तो मेरे ख्याल में हम काफी कोर्स गुजार चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं जरा इसको जी, हम ये कर तो चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर कुछ चीजें रह गई ताकि वो कवर हो जाए सारी। To preserve redo information, create archived copy of read log files by performing the following steps. Specify a log file naming convention, जो यूजली आपको नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी सेट हुआ वो पैरामीटर, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। Specify one or more archive log file destinations and then switch the database to archive mode। ये मैं वो हाई लेवल स्टेप्स बताए हुए हैं, बाकी डिटेल में हम कर चुके हैं। अच्छा, आर्काइवर एक प्रोसेस है, आर्काइव एनी क्यों लिखा है इसके आगे, तो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? वो तो डेस्टिनेशन है ना। दस हो सकते हैं। ये एक पैरामीटर लॉग आर्काइव मैक्स प्रोसेसेस का, ये आपने 4 सेट किया हुआ है, तो वो 4 प्रोसेसेस कंकरेंटली इन्वोक कर सकता है अगर कुछ चाहिए हो, और जब वो 4 उसको नहीं चाहिए होंगे तो वापस 1 पे ले आएगा। आप इसको हायर सेट कर 10 सेट करें तो जब इसको चाहिए होंगे 10 प्रोसेस इन्वोक कर लेगा। चाहिए वैसे एक आर्काइव लॉग स्विच 2 करोगे, वो आर्काइवर अभी एक फाइल की कॉपी बना रहे हैं, एक ग्रुप को एक ही आर्काइवर। हाँ बिल्कुल, एक ग्रुप को एक से क्या मुराद है, मतलब जल्दी करोगे, और अभी आर्काइव पहले ग्रुप की कॉपी वो बल्क लोडिंग में ऐसे होता है, इसलिए आपको मल्टीपल आर्काइव प्रोसेस चाहिए। इसका तल्लुक बड़े हाई है। हाँ बिल्कुल, वो प्रोसेसर 2 वो नॉर्मल है, तो भी नॉर्मल आप तो कोर्स आ गई है ना, एक प्रोसेस आपका 8 कोर का 10 कोर 16 कोर का। अच्छा, आर्काइवर इज ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस। पहले तो ये एक पैरामीटर हुआ करता था ओरेकल 9.9 में, लॉग आर्काइव स्टार्ट का पैरामीटर होता था, वो अगर फॉल्स सेट हुआ है तो आर्काइव स्टार्ट ही नहीं होता था, और फिर एक रीडर ग्रुप फेल हो गया तो फिर आपको कमांड से उसको आर्काइव करना पड़ता था अगर वो फॉल्स गलती से सेट हो गया। तो कहीं डेटाबेस में मैंने देखा वो फॉल्स सेट हुआ है, डेटाबेस हैंग हुई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, वो पैरामीटर फॉल्स हुआ है, लॉग फाइल फुल हुई है और वो आर्काइव नहीं हो रही। जब तक वो कमांड नहीं देंगे अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग करंट की कमांड नहीं देंगे, वो आर्काइव नहीं होगी। हाँ DBA तो फिर वो ये अब उन्होंने 10 जून ये पैरामीटर वो खत्म कर दिया। आप आर्काइव लॉगों में जैसे डेटाबेस कन्वर्ट करते हैं आर्काइव प्रोसेस खुद ही चल जाता है, ठीक है। Automatically archives online read log files when archive log mode is set for the database and preserve the record of all changes made to the database। तो SGA में read log buffer से log read log files में राइट करता है। जब log switch occur होता है तो आर्काइवर उसकी कॉपी बना के देखें। ऑप्शनल इसलिए है कि ये उस वक्त जब चलता है जब आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड हो। अगर आर्काइव लॉग मोड में ना हो तो फिर ये प्रोसेस नहीं चलता। और ये सारा काम आप एंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं जी, पैरामीटर सेट करना और ये वो सब कुछ। अगर आप ये करना है तो एंटरप्राइज मैनेजर में आप आएंगे, अवेलेबिलिटी में, और इसमें रिकवरी सेटिंग्स, और उसमें ये डेस्टिनेशन जैसे यहाँ पे देखें, उसमें ये मैंने डेस्टिनेशन सेट की हुई है। और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं इसको, और होगा वो सर्वर में होगा पैरामीटर्स में। चलें नेक्स्ट तो कंप्लीट करने 2 स्लाइड रह गई हैं, आप यहीं से देखिए। आर्काइव लॉग मोड इनेबल कैसे करेंगे हम देख चुके हैं जी। आप एंटरप्राइज मैनेजर में जाके उसको आर्काइव लॉग मोड इनेबल करें, अवेलेबिलिटी के टैब में जाके, रिकवरी सेटिंग्स में जाके, ठीक है।
और फिर आप रीस्टार्ट करें डेटाबेस और फिर डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड करें, या मतलब ये उसमें देखें ये स्टेप्स बताए हुए कमांड लाइन से अगर आपने करना हो। इंटरप्राइज मैनेजर से करना है तो सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, ओके करना है, वो डेटाबेस को स्टार्टअप भी खुद ही स्टार्ट करेगा, माउंट करेगा और आर्काइव लॉग मोड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, Statement failure is never by design and always requires the नो फॉल्स। address ratio. स्टेटमेंट फेलियर से अपडेट डीबीए को कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता। हम समझा सकते हैं हाँ। इसमें जो आपने पहले से दूसरे ऑप्शन जो है Fast start MTTR. फ्लैश साइज भी है वो, लेकिन प्रीरेक्विजिट है सेकंड ऑप्शन, सेकंड पैरामीटर है। डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट है, ठीक है जी। फिच पैरामीटर्स हैं दो आपने सेलेक्ट करने तो ये पहले साइज करना था, साइज Yes. करके, और ये दूसरी पे हाँ, तो फोर्थ एंड सेकंड। सेकंड, गुड, ओके जी, दैट्स इट।